वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से हम मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान बीए द्वितीय सेमेस्टर के बारे में जानेंगे, यानी कि बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर, बीए सेकंड सेमेस्टर, बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर होता है उसमें अगर आप लोगों ने मनोविज्ञान यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में लिया था मनोविज्ञान, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर की भांति इस जो है सेमेस्टर में भी आपको अच्छे अंक जो है बताने का, मतलब कि अच्छे अंक दिलवाने का प्रयास रहेगा। और इसी के साथ ही साथ आपके एग्जाम में सारे के सारे प्रश्नों को फंसवाने का एक प्रकार से पूरा का पूरा एक प्रकार से दावे के साथ वीडियो बनाने का प्रयास रहता है शुक्ला स्टडी पॉइंट का। और हाजिर हूँ मैं आप लोगों के समक्ष उसी दावे को एक प्रकार से सफल बनाने के लिए मनोविज्ञान के मॉडल पेपर को लेकर के, जो कि सॉल्व तरीके से होगा। यानी कि आज की वीडियो के माध्यम से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे और उनके उत्तर को भी समझने का प्रयास करेंगे। इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को समाहित करने का प्रयास इसमें किया गया है। देखिएगा, आधारिक शोध पद्धति एवं सांख्यिकी, ये आपके पेपर का नाम है। और प्रायोगिक मनोविज्ञान यानी आपका प्रैक्टिकल भी होगा, तो प्रैक्टिकल के बारे में भी मैं बता दूंगा किसी दिन टाइम मिलेगा तो। ओके, तो परेशान मत होइएगा उसके लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जब प्रायोगिक मनोविज्ञान की वीडियो अपलोड की जाए, इसी प्रकार से आधारित जो ये एक प्रकार से मनोविज्ञान का जो लिखित मॉडल पेपर है जब अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, पेपर का आपके नाम क्या है? बेसिक रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैटिक्स एंड प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, आपके पूरे के पूरे पेपर का नाम है। तो इसके बारे में हमको जानना है, देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा से आएंगे। ओके, आइए हम देखते हैं भाई, हम जो है आसानी से हर एक चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष है, कि चैप्टर भी मैं बताता हुआ चलूँगा, एक एक चैप्टर का नाम भी बताऊँगा और उससे बनने वाले प्रश्न भी बताऊँगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, पहला चैप्टर आपका क्या है? पहले चैप्टर का नाम है मापन एवं परीक्षण। मापन एवं परीक्षण के बारे में पहले चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे आप। मापन और मूल्यांकन जो होता है, इसके बारे में, ये मनोवैज्ञानिक पहलू है मापन और मूल्यांकन। तो मापन सभी को पता होगा, मापन किस प्रकार से किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन के कुछ मापनों का उपयोग किया जाता है, और जिसका माध्यम या जरिया कुछ परीक्षण या मापनियों को बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि मापन और मूल्यांकन जो हैं ये परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हुए भी दोनों में कुछ ना कुछ अंतर जरूर देखने को मिलता है। मूल्यांकन की अपेक्षा जो मापन होता है, इसका क्षेत्र जो होता है संकुचित होता है। मतलब कि मूल्यांकन जो होता है एक व्यापक विषय वस्तु होती है, मूल्यांकन एक बड़े विषय वस्तु की होती है, जबकि मूल्यांकन करने में मापन एक घटक मात्र माना जाता है। यानी कि जो मूल्यांकन करते समय मापन एक इकाई के रूप में कार्य करता है, और पूरा का पूरा एक प्रकार से बोले तो मूल्यांकन बड़ी विषय वस्तु और मापन छोटी विषय वस्तु। यानी आपको मापना है, किसको मान लेते हैं कि 1 लीटर आपको दूध मापना है, तो 1 लीटर दूध आप मापेंगे, तो 1 लीटर दूध जो है आपने माप लिया कि हाँ ये 1 लीटर दूध है। लेकिन 1 लीटर दूध में कितना फैट है, अगर आप लोगों ने 1 लीटर दूध का फैट निकाल लिया कि हाँ 1 लीटर दूध में कितना फैट है, तो आपको पूरी की पूरी जितना दूध है उस दूध का एक प्रकार से आपको मिल जाएगा। यानी सैंपलिंग जो होता है, यानी सैंपल जो है आप निकाल करके उसका एक प्रकार से फैट निकाल लिया, मान लेते हैं 1 लीटर का, या फिर छोटे से मतलब एक ग्राम का, 10 ग्राम जो है 10 जो है मिली लीटर का आप लोगों ने निकाल लिया फैट कितना है। उसके बाद में 1 लीटर के बारे में बता देंगे कि हाँ इतना फैट इसका है। ओके, तो ये होता है मूल्यांकन। यानी मूल्यांकन जो होता है गुणवत्ता बताता है, क्वालिटी बताता है। मूल्यांकन किसी विषय वस्तु की क्वालिटी, किसी चीज़ की, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताता है। और जो मूल्यांकन मापन होता है आपका, ये उसकी मात्रात्मक वैल्यू बताता है, यानी कि उसकी मात्रा कितनी है प्रेजेंट टाइम में, मतलब कि कितनी आती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन चीज़ों को हम समझेंगे। मापन के कुछ लक्षण होते हैं, ओके, ये भी आप जानेंगे आगे चल करके। और भी चीज़ों को, मनोवैज्ञानिक प्रकारों को देखेंगे मापन और इसके बारे में। हालांकि वो सब देखते रहेंगे हम लोग, आगे हम बढ़ते हैं। आखिरकार जो है यहाँ पर प्रश्न कैसे आपको ऑब्जेक्ट टाइप के मापन और मूल्यांकन से बनते हैं उसको हम जान लेते हैं बड़े ही सरल शब्दों में, और धीरे धीरे हम बताने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि असत्य कथन है, और बहुत सारे लोग लगातार कमेंट कर रहे थे सर जी मनोविज्ञान का लाइए साइकोलॉजी का, तो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के हाजिर हूँ। ओके, असत्य कथन है। असत्य कथन क्या है भाई? ऑप्शन ए दिया है वर्णक्षेपी। असत्य कथन इनमें से कौन सा है भाई? तो ऑप्शन ए दिया है वर्णक्षेपी मपनी, यानी जो रेटिंग स्केल होता है उसका प्रथम प्रतिपादन गाल्टन के द्वारा किया गया था। तो भैया गाल्टन महोदय के द्वारा वर्णक्षेपी मपनी का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। ये बिल्कुल सही है, सत्य नहीं है, सत्य है, तो ये हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या है? मापन की अपेक्षा मूल्यांकन का क्षेत्र संकुचित होता है। मैंने अभी भी बताया जो मापन होता है उसका क्षेत्र संकुचित होता है।
मूल्यांकन का क्षेत्र विस्तृत यानी व्यापक होता है। तो यहाँ पर देखिएगा आपसे कह रहा है उल्टा बोल रहा है, यानी मापन की अपेक्षा मूल्यांकन का क्षेत्र संकुचित होता है, जबकि मूल्यांकन की अपेक्षा मापन का क्षेत्र संकुचित होता है। ओके, ऐसा होता तो सही होता, लेकिन मापन की अपेक्षा बोल रहा है मूल्यांकन का क्षेत्र छोटा है यानी संकुचित है, तो यही आपका गलत हो गया। ओके, यानी कि अगर बोले तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बा ही हो जाएगा। ओके, लेकिन और भी देख लीजिए, ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है चूंकि ये सत्य है। क्या है कि मूल्यांकन की अपेक्षा मापन का क्षेत्र संकुचित होता है, मूल्यांकन की अपेक्षा मापन का क्षेत्र संकुचित होता है, 100% सही है ये। तो ये भी कथन सत्य है, ये भी कथन सत्य है आपका, और ये वाला आपका कथन गलत है। अगला है आपका डी ऑप्शन, बोगाडर्स ने सर्वप्रथम सामाजिक दूरी मपनी का प्रतिपादन किया। तो आपसे एग्जाम में ये भी प्रश्न बनेगा कि सामाजिक दूरी मपनी का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, तो बोगाडर्स महोदय ने किया। आपसे कहेगा वर्णक्षेपणी मपनी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो गाल्टन महोदय ने किया। ओके, ये बात ध्यान रखिए कि दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछेगा मूल्यांकन की अपेक्षा मापन का क्षेत्र संकुचित है, क्या यह कथन सत्य है, तो बिल्कुल 100% सत्य है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न के अगर हम देखेंगे असत्य कथन कौन सा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में, यानी मापन की अपेक्षा मूल्यांकन का क्षेत्र संकुचित होता है, ये गलत विचारधारा यानी कि गलत चीज है। ओके, तो ऑप्शन बाकी 3 आपके सही है, तो ऑप्शन इसका यही लगेगा चूंकि आपसे गलत ही पूछा गया है, असत्य कथन। अगला प्रश्न देखिएगा, विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षणों के अंतर्गत नहीं आता है, विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षणों के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए है संगीत अभियोग्यता, ऑप्शन बी है विधि अभियोग्यता परीक्षण, और ऑप्शन सी है सैन्य अभियोग्यता परीक्षण, और ऑप्शन डी है लिपिक अभियोग्यता परीक्षण। तो बताइए सभी लोग फटाफट से, विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षणों के अंतर्गत क्या नहीं आता है इसमें से, तो 3 जाहिर सी बात है आते होंगे, तो 3 कौन कौन से आते हैं उनको हम बता दूं। तो विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षणों के अंतर्गत आप देखेंगे संगीत अभियोग्यता आती है, बिल्कुल संगीत अभियोग्यता आती है, विधि अभियोग्यता भी आती, विधि माने कानून, लिपिक माने होता है बाबू वाली, तो ये सब अभियोग्यता होती हैं विशिष्ट अभियोग्यताओं में। जबकि जो सैन्य जो है एक प्रकार से अभियोग्यता होती है, ये विशिष्ट नहीं होती है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न है, बुद्धि मापन के लिए आर्मी अल्फा टेस्ट का प्रतिपादन हुआ। बताइए, बुद्धि मापन के लिए आर्मी अल्फा टेस्ट का प्रतिपादन हुआ था, कब हुआ था, 1917 में, या 1728 में, या 1842 में, या फिर आपको दिया है डी ऑप्शन 1826 में। तो भाई बुद्धि मापन के लिए आर्मी अल्फा टेस्ट का जो प्रतिपादन हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1917 ईस्वी में। बुद्धि मापन के लिए आर्मी अल्फा टेस्ट का प्रतिपादन 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, घर में जितने फ़ोन हैं आपके सभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, आपका परम कर्तव्य है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न चैप्टर 1 से कि भारतीय व्यवहार की विभिन्नताओं का यथार्थ मापन का साधन होता है। और ये प्रश्न जो 5 मैं इसमें से 5 बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, छठे प्रश्न है, यहीं से आपके एग्जाम से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, आपको परेशान होने की भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो मानवीय व्यवहार की विभिन्नताओं का यथार्थ मापन का साधन होता है, बताइए मानवीय व्यवहार की विभिन्नताओं का यथार्थ मापन का साधन होता है। ऑप्शन ए है परीक्षण, या ऑप्शन बी है रुचि, ऑप्शन सी है अभिरुचि, और ऑप्शन डी है मूल्यांकन। तो मानवीय व्यवहार की विभिन्नताओं का, जो मानवीय व्यवहार की जो विभिन्नताएं हैं उनका यथार्थ मापन का साधन क्या होता है, तो उनके यथार्थ मापन का साधन क्या होता है भाई, उनके यथार्थ मापन का साधन होता है परीक्षण। परीक्षण के द्वारा हम मानवीय व्यवहार की विभिन्नताओं का यथार्थ मापन कर सकते हैं। ओके, तो परीक्षण इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, किसी अध्ययन में परीक्षण की चर त्रुटि की गणना के लिए या गणना करने के लिए ज्ञात किया जाता है। बताइए, किसी अध्ययन में परीक्षण की चर त्रुटि की गणना करने के लिए प्रयोग में किया, मतलब कि गणना करने के लिए ज्ञात किया जाता है। बताइए, किसी अध्ययन में परीक्षण की चर त्रुटि की गणना करने के लिए ज्ञात किया जाता है, क्या ज्ञात किया जाता है भाई, वैधता स्तर ज्ञात किया जाता है, या विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात किया जाता है, या पटल मूलक ज्ञात किया जाता है उसका, या चारीय औसत ज्ञात किया जाता है कि चर का औसत क्या है। तो भाई किसी भी परीक्षण में अगर त्रुटि को हमको देखना है तो उसकी चर में अगर त्रुटि हुई तो उसकी गणना करने के लिए सबसे पहले हमको विश्वसनीयता गुणांक जो होता है कि नहीं, विश्वास कितना है इस पर, तो विश्वसनीयता अगर गुणांक हम निकाल लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी लोग, अगला प्रश्न क्या है, ये दूसरे चैप्टर का जो है प्रश्न है।
अब दूसरे चैप्टर का आपके नाम क्या है, बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंस टेस्टिंग, यानी जो बुद्धि के परीक्षण होता है कैसे होता है, इतिहास में बुद्धि परीक्षण कैसे होती थी, अभियोगिताओं का मापन कैसे किया जाता है, स्टैफोर्ड बिने ने उसमें जो है क्या बताया, बुद्धि का बैचलर परीक्षण क्या है, संस्कृति समता परीक्षण क्या है, संरचना में उपयोगिता क्या है इसकी, बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार हैं, बुद्धि परीक्षणों का उपयोग और परिसीमाएं क्या क्या हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर जानने पड़ेगा। वैसे आपको बता दूं बुद्धि के बारे में, बुद्धि क्या है, तो बुद्धि को मनोवैज्ञानिकों ने एक परिकल्पनात्मक योग्यता यानी हाइपोथेटिकल एबिलिटी के नाम से, या फिर अमूर्त मस्तिष्क सामर्थ्य यानी कि जो है अब्स्ट्रक्चुअल ब्रेन पावर माना है। किसको, बुद्धि को क्या माना है, अब्स्ट्रक्चुअल ब्रेन पावर माना है, यानी अमूर्त मस्तिष्क सामर्थ्य, यानी अमूर्त माने जो दिखाई ना पड़े, मस्तिष्क माने मस्तिष्क की, सामर्थ्य माने पावर यानी शक्ति। तो ऐसी शक्ति जो कि हमको दिखाई नहीं पड़ती, किसकी शक्ति, मस्तिष्क की। तो मस्तिष्क की उस प्रकार की शक्ति जो कि हमको दिखाई नहीं पड़ती, वो क्या है, वही आपकी बुद्धि होती है, ऐसा विद्वानों ने माना है, मनोवैज्ञानिकों ने माना है। ओके, और बात की जाए आप देखेंगे बुद्धि शक्ति की, तो बुद्धि शक्ति के विकसित स्वरूप के आधार पर अधिक उत्तम व श्रेष्ठकर जो है माना जाता है, सुपर एंड जो है प्रिफरेबल जो है माना जाता है, किसको, जीव जंतुओं की अपेक्षा जो मनुष्य की बुद्धि है उसको हम लोग क्या मानते हैं, सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठकर मानते हैं। आप देखेंगे इसीलिए बुद्धि के परीक्षणों को आप देखेंगे विद्वानों ने जो है बुद्धि के परीक्षण को हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट बोलते हैं। लेकिन इसको नापा कैसे आता है, बुद्धि लब्धि के द्वारा, यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशेंट जो होता है, यानी कि आईक्यू लेवल आप कहते नहीं है, तो इनका मान जो होता है वो अंकों में आप बता सकते हैं कि इसका मापन कैसे होगा। आपको मैंने मनोविज्ञान में एक बताया है विस्तार से। वैसे व्यक्ति परीक्षण के लिए आप देखेंगे अलग अलग विद्वानों ने अलग तरीके से बताए हैं, लेकिन फिर भी 50 से जो कम नीचे वाले, 50 से 100 के बीच की जो बुद्धि होती है, मूर्ख बुद्धि वाले होते हैं। 100 से 50 के बीच वाले, 50 से 0 से मूर्ख बुद्धि एकदम डल होते हैं। इसी प्रकार से आप तमाम सारे देख सकते हो। तो ये आप मान करके चलो कि 200 से अगर आपकी नीचे बुद्धि है तो आप एक प्रकार से थोड़ा सा एवरेज हो या फिर सही तरीके से नहीं हो। ओके, बुद्धि परीक्षणों के वर्गीकरण की अगर बात की जाए तो बुद्धि परीक्षणों को अलग अलग विद्वानों ने अलग तरीके से जो है बांटा। जैसे कि बुद्धि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की बात की, जैसे कि बिने स्टेफोर्ड बुद्धि परीक्षण एक है, एक बैचलर बुद्धि परीक्षण है, एक बर्ट का तर्क शक्ति परीक्षण है, एक मिनसोटा का विद्यालय परीक्षण है, एक जो है मेरिल पावर मानसिक परीक्षण है, एक जैमिल विकास अनुसूची है, और एक भाटिया बुद्धि परीक्षण है। तमाम प्रकार के विद्वानों ने अपने अपने नाम पर परीक्षण किए हैं, बुद्धि परीक्षण की चीज़ों को बताया है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये बात एक बात मैं बताऊं कि जड़ बुद्धि जो होते हैं, जिनको इडियट कहते हैं, उनका आईक्यू लेवल जो होता है वो 0 से 25 के बीच में होता है। और जैसे ही आप इससे आगे बढ़ेंगे 25 से 50 पर पहुंचेंगे तो आप मूड यानी कि जो है इम्बेसाइड्स कहलाते हैं। उसके अलावा जब और आगे बुद्धि बढ़ती है तो मूर्ख उसके बाद में हो जाते हैं। उसके बाद में और जब बुद्धि बढ़ जाती है तो फिर वो मंद बुद्धि यानी डल कहलाते हैं। फिर उसके अलावा जब और बुद्धि बढ़ती है उनकी तो सामान्य बुद्धि यानी एवरेज कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो जीनियस होते हैं यानी जो मेधावी होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, उनका आईक्यू जो क्वोशेंट होता है यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशेंट स्कोर होता है वो 140 से अधिक होता है। 150 से अधिक अगर जिसका इंटेलिजेंट क्वोशेंट है वो एक प्रकार से क्या है, वो ठीक ठाक है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अति उच्च बुद्धि की बात की जाए तो ये सब इसी में आते हैं, 150 के बाद वाले में। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। सामान्य 90 से अगर 100 के बीच में अगर आपका है तो आप सामान्य बुद्धि के। अभी मैंने 200 बोल दिया था, क्या 200 निकल गया होगा, 100 क्या बोलना था मेरे को। ओके, तो 90 से जो है 100 के मध्य की जो बुद्धि है एवरेज होती है, औसत होती है सभी की। ओके, लगभग में। और जो ज़्यादा जो है अच्छा होता है उसकी 150 से यानी 140 से प्रारंभ मान लो, 140 से लेकर के आगे तक जितनी भी हो जाए। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक भी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, एक तो व्यक्तिगत यानी कि व्यक्ति के ऊपर हम अगर व्यक्ति का एक प्रकार से परीक्षण करें उसके हिसाब से बांट दें, और एक होता है अगर समूह में हम बुद्धि परीक्षण करें। समूह में कैसे बुद्धि परीक्षण होता है तो उसको लेकर के पहली बुद्धि परीक्षण कौन सी है, आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आर्मी बीटा परीक्षण, इसके अलावा आर्मी जर्नल जो है क्लासिफिकेशन परीक्षण। इसके अलावा चौथा जो है समूह बुद्धि परीक्षण में वो है टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी। इसके अलावा पांचवा जो बुद्धि परीक्षण है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, उसमें सोहन लाल का सामूहिक बुद्धि परीक्षण का नाम आता है। इसके बाद में जो छठवां नाम है बुद्धि परीक्षण का वह प्रयाग मेहता का सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो इस प्रकार से बुद्धि परीक्षण के दो पहलू हमारे समक्ष आते हैं, एक तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण,
और एक होता है समूह बुद्धि परीक्षण। ओके, तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर मैंने कुछ बातें बता दी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे आपको बता दूं कि बुद्धि परीक्षण का विकासात्मक इतिहास की बात की जाए तो बुद्धि का मापन कार्य सबसे पहले जो हुआ था अल्फ्रेड बिने महोदय के द्वारा 1905 ईस्वी में प्रारंभ हो जाता है। और बिने के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जो है उसी को प्रथम बुद्धि परीक्षण यानी कि 1905 में के नाम से हम जानते हैं। और इसमें कुल मिलाकर के 30 प्रश्न। तो आपसे पूछेगा जो अल्फ्रेड बिने हैं उनके द्वारा प्रतिपादित बुद्धि परीक्षण में या प्रथम बुद्धि परीक्षण में कितने प्रश्न थे, तो 30 प्रश्न थे। जो प्रश्न क्या थे कि कठिनाई के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए थे। 1908 ईस्वी में प्रथम तथा 1911 ईस्वी में जो है आप देखेंगे द्वितीय परीक्षण, मतलब इसमें संशोधन होता है, परीक्षण होता है। और अब इस बुद्धि परीक्षण में आप देखेंगे तो प्रश्नों की संख्या 54 कर दी गई बिने बुद्धि परीक्षण में। 1916 ईस्वी में इसके बाद में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने अपने कुछ साथियों के सहयोग से बुद्धि परीक्षण में संशोधन किया। और उसके बाद में क्या हुआ कि इस बुद्धि परीक्षण को स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण अब कहा जाने लगा है, इसी बिने परीक्षण को। ओके, अब कुल मिलाकर के इसमें 90 प्रश्न रख दिए गए हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, स्टैनफोर्ड बिने जो थे इन्होंने बुद्धि परीक्षण की कई सारी चीज़ें बताई थी। हम चर्चा करेंगे, जो है एक दिन चर्चा करेंगे कि हाँ कितने वर्ष के बच्चों के लिए किस प्रकार से बुद्धि परीक्षण बताया था। हालांकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को आप देख लीजिए, यहीं से प्रश्न आपके बनेंगे। पहला प्रश्न है कि बुद्धि मापन का मूलतः कार्य अल्फ्रेड बिने द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो कब प्रारंभ किया गया था, मैंने आपको बताया कब प्रारंभ किया गया था, 1905 ईस्वी में। मूलतः 1905 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1905, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न है सामान्य बौद्धिक स्तर के बुद्धि लब्धि IQ प्राप्तांक अंतराल होता है 80 से 90 या फिर 85 से 95 या 90 से 100 या फिर 100 से 120। बताइए, जो सामान्य बौद्धिक स्तर वाली बुद्धि लब्धि होती है यानी IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो होता है, यानी एवरेज जिसको आप कहते हैं सामान्य। तो सामान्य के बारे में मैंने आपको बताया था क्या होता है सामान्य का। सामान्य के बारे में अगर बात की जाए तो सामान्य बुद्धि परीक्षण की अगर बात की जाए यानी कि जो एवरेज होता है उसकी अगर बात करें हम, तो वो मेरे पास 90 से 100 के बीच तक अगर है तो वो सामान्य बौद्धिक स्तर है उसका। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष, तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम 1922 यानी कि 1922। प्रश्न क्या आपसे पूछ रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम 1922 में बुद्धि परीक्षण निर्माण करने वाले मनोविद कौन है, बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए है CH राइस, बी है डॉक्टर राजेंद्र लेहरी और मतलब कि लेहड़ी, और ऑप्शन सी है CB रमन, और ऑप्शन डी है BB कामत। बताने का प्रयास करेंगे। तो भारत की अगर बात करें, भारत में सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में बुद्धि परीक्षण निर्माण करने वाले जो मनोविद हैं वो आपके कौन है, वो CH राइस महोदय हैं। ऑप्शन नंबर ए में ही दिए है CH राइस इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और भी हम समझने का प्रयास करते हैं। ओके, अच्छा, और भी प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम से बुद्धि परीक्षण को लेकर के। कौन से प्रश्न बन सकते हैं आपके भाई, कौन से प्रश्न बन सकते हैं बुद्धि परीक्षण को लेकर के। जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कभी, क्या प्रश्न पूछ ले कि समूह बुद्धि परीक्षणों में जो है की श्रेणी में नहीं आता है, समूह बुद्धि परीक्षणों की श्रेणी में नहीं आता। तो मैंने जो आपको बताया था कि समूह बुद्धि परीक्षण और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, तो उसी हिसाब से बता दीजिएगा। तो जो एक प्रकार से समूह बुद्धि परीक्षण में आप देखेंगे प्रयाग मेहता बुद्धि परीक्षण, इसके अलावा सोहनलाल बुद्धि परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण, ये सब आते हैं। इसके अलावा और भी आप देखेंगे, ठीक है। मैंने एक बार फिर से बताया था आपको, वहीं पर बैचलर बुद्धि परीक्षण जो होता है, बैचलर बुद्धि परीक्षण, या आपको जो है बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण, वर्ट का तर्क शक्ति परीक्षण, मिनेसोटा, ये सब मेरिल पावर मानसिक परीक्षण, जैमिल विकास अनुसूची, भाटिया बुद्धि परीक्षण, ये सब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। जबकि समूह बुद्धि परीक्षण आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन परीक्षण, टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी, सोहनलाल का सामूहिक परीक्षण, और इसके अलावा प्रयाग मेहता का समान बुद्धि परीक्षण। तो ये सब है, एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा सकता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि वाक पटुता को स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण में किस आयु स्तर की पाठ्य वस्तु में सम्मिलित किया गया है, तो 15 वर्षीय से अधिक आयु वाले, या फिर 10 से 15 वर्ष, या फिर 5 से 10 वर्ष, या फिर 2 से जो है 5 वर्ष। तो वाकपटुता को स्टैनफोर्ड बिने हैं वो बुद्धि परीक्षण के 15 वर्षीय से आयु के जो अधिक होते हैं उनके जो है आयु स्तर की पाठ्य वस्तु में सम्मिलित किया है। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया प्रश्न है। ओके, अच्छा, आपसे अगर एग्जाम से प्रश्न पूछे कि 2 वर्षीय आयु स्तर के लिए
प्रतिपादित स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण की पाठ्य वस्तु कौन सी नहीं होती है? तो भाई कौन सी नहीं है, सबसे पहले जानिए कौन सी होती है। विलंब से अनुक्रिया ये है, शब्दों को मिलाना ये है, ब्लॉक डिज़ाइन ये सब है। संख्यात्मक प्रत्यय नहीं है। ओके, तो आपको संख्यात्मक प्रत्यय देगा तो वो नहीं होगा। अगला जो चैप्टर आपका है, अगला चैप्टर है आपका जो है उसका नाम क्या है, तीसरा नंबर चैप्टर है। तीसरे चैप्टर का आपके नाम है व्यक्तिगत परीक्षण यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। क्या नाम है आपके जो है तीसरे चैप्टर का? पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें व्यक्तित्व मापन, व्यक्तित्व समझ लेना, पर्सनालिटी। अच्छा, पर्सनालिटी को लोग क्या समझ लेते हैं? पर्सनालिटी को समझ लेते हैं कि हाँ पर्सनालिटी मतलब कि बहुत अच्छा सुंदर दिख गया, दाढ़ी बड़ी सेट करवाया है अगर कोई लड़का तो उसकी पर्सनालिटी ठीक है। थोड़ा गोरा दिखता है, हट्टा कट्टा है, थोड़ा सा बॉडी सॉडी बनी हुई है, तो वो बोल दो कि हाँ वो उसका व्यक्तित्व अच्छा है, वो मतलब कि उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। पर्सनालिटी माने व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व क्या होता है? एक आंतरिक व्यक्तित्व होता है, एक बाहरी। तो उसका बाहरी व्यक्तित्व ठीक है, आंतरिक व्यक्तित्व नहीं ठीक हो, मतलब कि ऐसा नहीं कि नहीं ठीक होता है, हो सकता है आंतरिक व्यक्तित्व भी ठीक हो, तो ऐसा नहीं है। तो व्यक्ति का जो एक प्रकार से व्यक्तित्व का नजरिया होता है, आजकल जो है लोग केवल बाहरी व्यक्तित्व यानी कि जो एक प्रकार से जो बाह्य जो एक प्रकार से पर्सनालिटी है उसको मानते हैं। ठीक है, पर्सनालिटी उसकी जो है वाक्पटुता यानी कि जो वो बोल रहा है यानी कितना ज़्यादा एक प्रकार से उसके अंदर टैलेंट है, वो भी उसका व्यक्तित्व ही है। ओके, तो व्यक्तित्व निर्धारण के लिए एक बाह्य आधार होता है और एक आंतरिक आधार होता है। बाह्य आधार लोग ज़्यादा यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ओके, तो कहने का मतलब मेरे ये है कि व्यक्ति परीक्षण यानी जो आपका अंदर टैलेंट है, अंदर का ज्ञान है, वो सब भी आपका व्यक्तित्व होता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इन सभी के बारे में हमको देखना है। व्यक्तित्व मापन कैसे किया जाता है, परीक्षण कैसे किया जाता है उसका, और व्यक्तित्व का निर्धारण हम कैसे करते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं, उसकी परिसीमाएँ क्या क्या हैं, स्वप्रतिवेदन अनुसूचियाँ क्या क्या हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पर जानने का प्रयास रहेगा। तो व्यक्तित्व मापन और परीक्षण के बारे में हम जानेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। वैसे व्यक्तित्व जो है मापन की बात की जाए तो जो है व्यक्तित्व मापन में आप देखेंगे आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बात की तो फ्रांसिस गाल्टन जो है 1880 ईस्वी में उन्होंने व्यक्तित्व मापन के लिए सबसे पहले प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया था। और इस प्रकार की सूचियाँ जो है वर्तमान में भी उपयोगी जो है होती हैं। और व्यक्तित्व सूचियों या अनुसूचियों के द्वारा उन समस्त पहलुओं का मापन या निर्धारण किया जाता है जिन्हें किसी प्रविधि द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। और इन व्यक्तित्व अनुसूचियों का मूल उद्देश्य संबंधित व्यक्ति के शील गुण कितने हैं उसका मापन करना होता है, और उसी के आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण किया जाता है कि व्यक्ति कैसा है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो एक प्रकार से आप देखेंगे व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो व्यक्तित्व को लेकर के इन्होंने दो प्रकार बताए। एक तो बताया कि प्रथम वह व्यक्तित्व अनुसूचियाँ जो केवल एक ही शील गुण या आयाम का मापन करती हैं, और दूसरी वह व्यक्तित्व जो ऐसी अनुसूचियाँ जो अनेक शील गुणों का मापन एक साथ करती हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। वैसे एकल शील गुण या फिर एकल आयाम वाली व्यक्तित्व अनुसूचियाँ तथा बहुशील गुण या फिर बहुआयाम वाली व्यक्तित्व अनुसूचियाँ, इन दोनों के नाम से हम इसको पुकारते हैं। ठीक है, तो व्यक्तित्व का मापन इसके लिए सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने 1880 ईस्वी में प्रश्नावली विधि का उपयोग किया था। और वो एक प्रकार से बात की है व्यक्तित्व मापन या निर्धारण के संदर्भ में इनका उपयोग वर्तमान में भी व्यापक रूप से किया जाता है और प्रासंगिक भी है, ठीक ठाक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। वैसे एक मनोवैज्ञानिक है गाफ महोदय ने 1957 ईस्वी की बात है, उन्होंने व्यक्तित्व पर सूची में 18 प्रकार के मापकीय तत्व बताए हैं। 18 प्रकार के कौन कौन से एक बार सुन लीजिएगा, किसने बताए हैं? गाफ महोदय हैं, वो बताते हैं कितने 18 प्रकार के मापनीय तत्व को बताया है। पहला है प्रभुत्व, दूसरा है सामाजिकता यानी कि उसका प्रभुत्व कितना है, सॉवरेनिटी उसकी कितनी है वो है। ओके, और इसके अलावा उसकी सामाजिकता यानी सोशलिबिलिटी कितनी है। इसके अलावा पद प्राप्ति की शक्ति यानी वो कौन सा पद प्राप्त कर सकता है, उसकी शक्ति कितनी है, कितना टैलेंटेड है, तो ये होती। चौथा है सामाजिक उपस्थिति उसकी कैसी है, गाँव वगैरह में कितना उपस्थित हो पाता है समाज में। आत्म स्वीकृति उसकी कैसी है। इसके अलावा छठवा है प्रसन्नता की भावना उसमें कितनी रहती है। उत्तरदायित्व उसका क्या क्या है, सातवीं चीज़। आठवीं चीज़ है सामाजिक यानी सोशलाइजेशन उसका किस प्रकार से। नौवां आत्मनियंत्रण यानी उसका आत्मनियंत्रण कैसा है। इसके अलावा 10वां जो होता है जो है व्यक्तित्व का, वो कौन सा सहनशीलता उसके अंतर्गत कितनी है। इसके अलावा उसका प्रभाव कैसा, नहीं अच्छा प्रभाव उसका कितना है। इसके अलावा जो 12वां आपका आता है वो कौन सा, सामूहिकता उसकी कैसी है। इसके अलावा समानता से प्राप्ति कैसे कर पाता है वो। ओके, और इसके अलावा स्वतंत्रता से प्राप्ति उसकी किस प्रकार से होती है। इसके अलावा बौद्धिक योग्यता उसकी कैसी है।
अवधान शक्ति उसकी कितनी है, चंचलता कितनी है उसके अंतर्गत, और जो है स्त्रीत्व आचरण कैसा है, यानी कि स्त्रियों के प्रति उसका आचरण कैसा है। तो एक प्रकार से उसको लेकर के ये सारे के सारे उसकी क्या हैं, उसके व्यक्तित्व निर्धारण करने में एक प्रकार से ये सब चीज़ें होती। तो व्यक्तित्व कहीं ना कहीं पे इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में मुख्य रूप से चीज़ें होती हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने चीज़ों को बताया, निश्चित तौर पर कुछ बातें आपके समझ में आ गई होंगी। वैसे आगे हम बढ़ते हैं और मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, प्रश्न आपके समक्ष है। पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है। पहला प्रश्न एक बार सभी लोग देखिएगा, प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है भाई कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तित्व मापन हेतु सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का उपयोग किसने किया था। जी.डी. राइस ने, या फ्रांसिस गाल्टन ने, या वुडवर्थ ने, या फ्रेडरिक जॉनसन ने, बताइए। तो आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तित्व मापन हेतु सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का उपयोग किसने किया था भैया। तो किया था फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने। किसने किया था, फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। व्यक्ति अपने बारे में स्वतः जानकारी देता है। मैं और मेरा अनुभव ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है क्षेत्र प्रतिवेदन विवरण के द्वारा, या स्वप्रतिवेदन प्रसूची, या मेरा दृष्टिकोण लेखन। बताइए किसके द्वारा देता है। तो व्यक्ति अपने बारे में स्वतः जानकारी देता है स्वप्रतिवेदन प्रसूची के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, व्यक्तित्व मापन की किस प्रसूची में प्रयोज्य को 3 विकल्पों यानी सत्य, असत्य और नहीं कह सकता में ही उत्तर चिन्हित करना होता है। व्यक्तित्व मापन की किस प्रसूची में प्रयोज्य को 3 विकल्पों यानी कि सत्य पहला विकल्प, दूसरा असत्य, तीसरा नहीं कह सकता में ही उत्तर चिन्हित करना होता है। तो व्यक्ति मापन की कौन सी प्रसूची ऐसी है जिस प्रयोज्य में इन 3 विकल्पों का हमको सहारा लेना पड़ता है, केवल और केवल। पहला ऑप्शन है समायोजन प्रसूची में, ऑप्शन बी है पीए प्रसूची में, ऑप्शन सी है मिनीसोटा बहु व्यक्तित्व प्रसूची में, ऑप्शन डी है स्वभाव सर्वेक्षण प्रसूची में। बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा सभी लोग। ओके, तो व्यक्तित्व मापन की जो विधि आपकी है, व्यक्तित्व मापन की जो मिनीसोटा या बहु व्यक्तित्व परिसूची है, उस परिसूची में प्रयोज्य को 3 विकल्पों यानी कि सत्य, असत्य और नहीं कह सकता में ही उत्तर चिन्हित करना होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, मिनीसोटा बहु व्यक्तित्व परिसूची। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, जो है लिंडजे द्वारा उल्लिखित या फिर जो है उल्लेखित व्यक्तित्व मापन के परिक्षेपीय परीक्षणों में नहीं आता है। बताने का प्रयास करेंगे। लिंडजे महोदय के द्वारा उल्लेखित व्यक्तित्व मापन के परिक्षेपीय परीक्षणों में नहीं आता है। ऑप्शन है चयन क्रम परीक्षण, ऑप्शन बी है पूर्ति परीक्षण, ऑप्शन सी है साहचर्य परीक्षण, और ऑप्शन डी है समायोजन परीक्षण। बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से बताने का प्रयास करोगे। लिंडजे द्वारा उल्लेखित व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपीय परीक्षणों में नहीं आता है। तो बताने का प्रयास करें कौन सा नहीं आता इनमें से। सबसे पहले जानिए कौन सा आता है। तो चयन या क्रम परीक्षण आता है, पूर्ति परीक्षण भी आता है, साहचर्य परीक्षण भी आता है। ऑप्शन डी वाला जो समायोजन परीक्षण जो होता है, यही लिंडजे द्वारा उल्लेखित व्यक्तित्व मापन के परिक्षेपीय परीक्षणों में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, यानी द ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, रोरसा व्यक्तित्व परीक्षण का प्रतिपादन किया गया। रोरसा व्यक्तित्व परीक्षण का प्रतिपादन किया गया, कब किया गया था। 1921 में, या 1927 में, या 1892 में, या 1930 में। बताइए सभी लोग। तो भाई जो है रोरसा व्यक्तित्व परीक्षण का प्रतिपादन जो किया गया था, वो किया गया था आपका कब। रोरसा व्यक्तित्व परीक्षण का प्रतिपादन किया गया था आपका 1921 में। कब किया गया था, 1921 में। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, व्यक्तित्व मापन के स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्ड प्रयुक्त किए जाते हैं। व्यक्तित्व मापन के स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्ड प्रयुक्त किए जाते हैं। कितने कुल कार्ड प्रयुक्त किए जाते हैं, 16, 12, 10 या फिर 18। बताइए व्यक्तित्व मापन के स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या या कुल कार्ड कितने प्रयुक्त किए जाते हैं भाई। तो कुल मिलाकर के 10 कार्ड प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो होगा आपका चैप्टर नंबर 4 से आ चुका है। चैप्टर नंबर 4 देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से आएंगे 4 नंबर अध्याय से। तो चौथा जो अध्याय है आपका, उस अध्याय का क्या नाम है, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की मनोमितीय विशेषताएं। यह आपका चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर का क्या नाम है, जो है साइकोमेट्रिक जो है प्रॉपर्टीज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट।
ओके, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की मनोमितीय विशेषताएं ये एक प्रकार से आपकी हैं, यानी कि साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये आपके चैप्टर 4 का नाम है। यानी इसमें हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बारे में जानते हैं। एक उत्तम मनोवैज्ञानिक और मनोमितीय परीक्षण के लक्षण क्या क्या होते हैं इसको जानते हैं। इसके अलावा वैधता उसकी और उसकी विश्वसनीयता कितनी है इसके बारे में जानेंगे। उसका तात्पर्य क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, वैधता क्या होती है, वैधता के प्रकार, वैधता ज्ञात करने की जो प्रविधियां हैं उनके बारे में, वैधता के प्रभावी कारक कौन कौन से हैं, विश्वसनीयता को ज्ञात करने की जो प्रमुख प्रविधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, प्रभावी कारक कौन कौन से हैं। इसके अलावा परीक्षणों के मानक, जैसे कि आवश्यकता उसकी कितनी है परीक्षणों का और उसका प्रकार कितना है, इन सभी के बारे में यहाँ पर हम जानने का प्रयास करते हैं। ओके, वैसे ये सब चीज़ें आप ध्यान से जो है जानने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण यानी साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होता है ये मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है। एक तो भौतिक मापन यानी फिजिकल मेजरमेंट, और एक मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। तो मनोवैज्ञानिक मापन के लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट की खोज भी की गई है, और व्यक्तियों की विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन के लिए इन मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। इससे सामान्य भाषा में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से ये मतलब होता है कि मनोवैज्ञानिक या मनुष्य के व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन करने वाले साधन या उपकरण से हम जो है इसी से होता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ओके, किससे होता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण? क्या होता है, जब हम मनुष्य के जो व्यवहारिक पहलू होते हैं उनका अध्ययन करने वाले साधन या उपकरणों का अध्ययन करते हैं तो ही मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण की परिभाषा को देते हुए क्रोनबेक महोदय हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार यानी बिहेवियर, अगर दो या दो से कोनो ज़्यादा व्यक्ति हैं उनके बीच का व्यवहार यानी जो बिहेवियर होता है उसकी हम तुलना करें, कंपेयर करें, तो कंपेरेटिव स्टडी अगर हम करें उन दोनों के बीच की तुलनात्मक अध्ययन करें, तो तुलनात्मक अध्ययन करने की जो एक प्रकार से व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, उसी तुलनात्मक अध्ययन की व्यवस्थित प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसी व्यवस्थित प्रक्रिया को हम जो है परीक्षण यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। ओके, अच्छा, उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की बहुत सारी कसौटियाँ भी, जैसे कि अगर जो है प्रयोजनात्मकता कैसी है उसकी, इसके अलावा मितव्ययिता यानी कि इकोनॉमिकल कैसी चीज़ें हैं, और सुगमता कितनी है, सर्वमान्यता कैसी, यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण ऐसा होना चाहिए कि उसका प्रयोग जो है सभी व्यक्तियों और सभी परिस्थितियों में सदैव किया जा सके ताकि उसमें कोई बदलाव वगैरह ना हो। इसके अलावा वैधता भी है उसकी, यानी कि वैलिडिटी भी होनी चाहिए। वैलिडिटी मतलब क्या होता है, किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा होती है जिस सीमा तक जो होता है वह वही मापा जा सकता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार ये वैधता होती है। विश्वसनीयता यानी कि रियलेबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी भी उसमें होनी चाहिए। विभेदकता भी होनी चाहिए आपके परीक्षण में। विधि जो हो, मानकीकरण भी उसका होना चाहिए, यानी स्टैंडर्डाइजेशन जिसको आप कहते हैं वो चीज़। ओके, मानकीकरण, तो ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उद्देश्य है कि वर्गीकरण एवं चयन में सुविधा हो सके। पूर्व कथन यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर भविष्य कथन या पूर्व कथन करना भी संभव होता है। तो पूर्व कथन के लिए भी इसका उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है कि पहले से हम बातों को बता सके। इसके अलावा मार्गदर्शन गाइडेंस प्रदान करना हो किसी को, या इसके अलावा तुलनात्मक अध्ययन यानी कि कंपैरेटिव स्टडी में भी ये इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसके अलावा शोध वगैरह में, ओके, और निदान में, ये सब चीज़ें मनोवैज्ञानिक परीक्षण विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, कोई दिक्कत की बात आपकी नहीं होनी चाहिए। वैसे वैधता कई प्रकार की होती है, इस किसी दिन चर्चा कर लेंगे इन सभी मुद्दों पर, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अच्छा, विश्वसनीयता ज्ञात करने की कई सारी विधियाँ हैं, जैसे कि परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि होती है एक, यानी टेस्ट रीटेस्ट मेथड होता है एक। दूसरा समानांतर प्रारूप विधि यानी कि पैरेलल फ्रॉम मेथड होता है एक अंतर जो है अर्ध विच्छेद विधि होती है विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए, यानी कि जो है स्प्लिट हाल्फ मेथड। एक होता तर्कयुक्त समानता विधि होती है विश्वसनीयता मापने की, वो होती है मेथड ऑफ रेशनल इक्विवेलेंस। ओके, इसके अलावा पांचवी जो विधि है प्रसरण विश्लेषण विधि, यानी कि जिसको हम होयट विधि के नाम से भी जानते हैं, ये भी विश्वसनीयता को मापने की ही एक विधि होती है। ओके, एनालिसिस ऑफ जो है वेरिएंस ऑफ हेट्स मेथड। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, होयट मेथड्स। ओके, तो इन सभी के बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर है आपके पास बुक वगैरह तो आप देख लीजिएगा।
हालांकि जल्द ही हम सोच रहे हैं कि आपको एक प्रकार से बुक लिस्ट भी देने के प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या है आपके समक्ष? प्रश्न है कि वैधता के चौथे चैप्टर का प्रश्न क्या है कि वैधता के विषय वस्तु स्वरूप के अंतर्गत नहीं आती है। वैधता के प्रश्न है कि वैधता की विषय वस्तु स्वरूप के अंतर्गत नहीं आती है। क्या नहीं आती? प्रतिजैन वैधता, या आमुख वैधता, या कारकीय वैधता, या सैद्धांतिक वैधता। क्या नहीं आती भाई? क्या नहीं आती है? सैद्धांतिक वैधता नहीं आती है। वैधता के विषय वस्तु रूप के अंतर्गत वैधता, सैद्धांतिक वैधता नहीं आती, जबकि आमुख वैधता, प्रतिचयनबद्धता और कारकीय वैधता, ये सारी वैधताएं आती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है वर्गीकरण की दृष्टि से आंतरिक कसौटियों के अंतर्गत आने वाली वैधता है। बताइए, प्रश्न है कि वर्गीकरण की दृष्टि से आंतरिक कसौटियों के अंतर्गत आने वाली वैधता है। कौन सी वैधता है? पूर्व कथन वैधता ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है निर्मित वैधता, ऑप्शन सी है तार्किक वैधता और ऑप्शन डी है समीपवर्ती वैधता। बताने का प्रयास करें सभी लोग। वर्गीकरण की दृष्टि से आंतरिक कसौटियों के अंतर्गत आने वाली वैधता है पूर्व कथन वैधता, या निर्मित वैधता, या तार्किक वैधता, या समीपवर्ती वैधता। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे जितने भी लोग देख रहे हो। बिल्कुल तार्किक वैधता, तार्किक वैधता इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। तो वर्गीकरण की दृष्टि से आंतरिक कसौटियों के अंतर्गत आने वाली जो वैधता है वो कौन सी होती है? वो तार्किक वैधता होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है सैद्धांतिक वैधता यानी कि थ्योरेटिकल जो वैलिडिटी होती है वो कौन सी है? सैद्धांतिक वैधता होती है निर्मित वैधता होती है, या समीपवर्ती वैधता होती है, या पूर्व कथन वैधता होती है, या तार्किक वैधता होती है सैद्धांतिक वैधता। बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो भाई जो सैद्धांतिक वैधता होती है ये निर्मित वैधता होती है। कैसी वैधता होती है? सैद्धांतिक वैधता निर्मित वैधता। तो सैद्धांतिक वैधता निर्मित वैधता होती है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है परीक्षण ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? परीक्षण ज्ञात करने की कितनी विधियां भाई? एक है, दो है, तीन है, चार है। बताइए कितनी है? परीक्षण ज्ञात करने की मुख्य रूप से अगर हम बात आए तो चार विधियां होती है। परीक्षण ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? परीक्षण ज्ञात करने की मुख्य रूप से चार विधियां हमारे समक्ष आती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण के उद्देश्य में क्या नहीं आता है, तो आपको ऑप्शन ए मैं दे दूं मार्गदर्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है शोध, ऑप्शन सी ले लीजिए निदान और ऑप्शन डी ले लीजिए उपचार। बताइए तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण के उद्देश्य में क्या नहीं आता है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण के उद्देश्य में क्या नहीं आता? सबसे पहले जानो क्या आता है। मार्गदर्शन मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उद्देश्य, शोध भी उद्देश्य है, निदान भी उद्देश्य है, उपचार कोई उद्देश्य नहीं। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? जो मैंने प्रश्न बताया डी में उपचार बताया था वही डी वाला करेक्ट होगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर 4 नंबर चैप्टर को समझ लिया। आगे बढ़ते 5वां चैप्टर आपके लिए। 5वां चैप्टर आपके लोगों के समक्ष आ चुका है। देखिए प्रश्न 5वें चैप्टर का नाम क्या है भाई? आपके 5वें चैप्टर का नाम है वैज्ञानिक उपागम वैज्ञानिक क्रियाविधि। आपके जो है 5वें चैप्टर का नाम है वैज्ञानिक उपागम, यानी कि जो है साइंटिफिक अप्रोचेज। ओके, साइंटिफिक अप्रोच या फिर इसके अलावा साइंटिफिक मेथड यानी क्रियाविधि, दोनों के बारे में मतलब दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो उसकी प्रकृति यानी नेचर कैसा है, विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी प्रमुख चरण उसके क्या क्या है वैज्ञानिक उपागम के, उसका उद्देश्य क्या है, वैज्ञानिक उपागम कितने प्रकार का होता है, शोध क्या है, अनुसंधान क्या है, इन दोनों के प्रकार देखेंगे। शोध कितने प्रकार के, अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं, अनुभवजन्य शोध विधियाँ कैसी हैं, इन सभी के बारे में जानने का प्रयास रहेगा इस जो है चैप्टर के माध्यम से। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर अब मैं बताऊँ यहाँ पर जो है वैज्ञानिक शोध की, तो ये एक व्यक्ति है उनका नाम है प्रोफेसर या डॉक्टर भी हैं सोलंकी MK। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, सोलंकी और MK महोदय, इन दोनों का कथन है कि किसी भी वैज्ञानिक पद्धति का स्वरूप स्थानीय ना होने पर गतिशील जो होता है मतलब गतिशील हो जाता है, और यही प्रत्येक वैज्ञानिक शोध की शर्त या आधार होती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, शोध या अनुसंधान की श्रेणी में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि इसके बारे में अगर परिभाषा की बात की जाए, शोध और इसकी वैज्ञानिक पद्धति की अगर परिभाषा दी जाए तो कैसे देंगे आप? लिखेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति या क्रियाविधि से अभिप्राय चिंतन एवं व्यवहार के उन कठोरतम प्रत्यक्ष एवं प्रबल साधनों से होता है जिनके माध्यम से तथ्यों को संकलित एवं संगठित किया जाता है। ये अच्छी चीज़ है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर वैज्ञानिक अध्ययन यानी वैज्ञानिक उपागम और वैज्ञानिक क्रियाविधि के बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकता है।
प्रयोग में वैज्ञानिक प्रकृति की विशेषताओं को लेकर के आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो इसकी कई सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी, इसके अलावा सत्यापन क्षमता यानी कि जो है वेरीफिबिलिटी, जो है जो एक प्रकार से जो है वेरीफाइएबिलिटी जो होती वो चीज़, इसके अलावा निश्चयात्मकता जो होती वो, इसके अलावा पूर्व कथनीयता, सामान्यता, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। यानी कार्य कारण संबंधी जो होता है एक प्रकार से उसका अध्ययन शुद्धता के साथ किया सके, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाने मतलब कि किए गए अध्ययनों के परिव्यय शुद्ध यानी कि जो एक्यूरेट होता है, विश्वसनीय यानी कि रिएबल, और वैलिड यानी वैध, इन सभी चीज़ों को वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके जो हम अध्ययन करें उसके बाद में जो परिणाम निकले वो शुद्ध निकले, विश्वसनीय हो, वैध हो, वो चीज़ें होनी चाहिए। तो इस प्रकार चीज़ें हैं ये, इसके बारे में हम चलते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये इसमें कैसे कैसे प्रश्न आपसे बनेंगे। वैसे वैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रविधियाँ हैं उसकी बात की है तो दो प्रकार की होती हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रविधियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली होती प्रारंभिक विधि और दूसरी होती गौड़ या द्वितीयक विधि। प्रारंभिक जो विधियाँ होती हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अंतर्दर्शन विधि और एक होती है बहिर्दर्शन विधि। तो जो अंतर्दर्शन विधि होती है उसको अभी छोड़ दीजिए। बहिर्दर्शन जो विधि होती है इसके दो भाग होते हैं, एक तो निरीक्षण विधि और एक प्रयोगात्मक विधि। तो एक जो है निरीक्षण विधि जो होती है इसमें आप देखेंगे निरीक्षण विधि में और जो है प्रयोगात्मक विधि में, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कई सारी विधियाँ होती हैं, जैसे कि विकासात्मक विधि हो गई, तुलनात्मक विधि हो गई, साक्षात्कार विधि हो गई, और इसके अलावा आप देखेंगे जो है मनोविश्लेषणात्मक विधि हो गई, सांख्यिकीय विधि हो गई, प्रश्नावली विधि, मनोमापनीय विधि हो गई, सर्वेक्षण विधि हो गई, प्रक्षेपण विधि हो गई, व्यक्ति की अध्ययन पद्धति यानी कि व्यक्तिगत ह्रास विधि हो गई। तो ये तमाम सारी विधियाँ हैं जो कि वैज्ञानिक यानी मनोवैज्ञानिक विधियाँ जिनके माध्यम से हम लोग जो है इसके बारे में समझते हैं, मनोविज्ञान के बारे में समझते हैं। ओके, पहला प्रश्न देखिएगा क्या बना हुआ है कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन की प्रारंभिक विधि है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन की प्रारंभिक विधि कौन सी भाई? विकासात्मक विधि या निरीक्षण विधि या प्रक्षेपण विधि या सांख्यिकीय विधि? बताइए सभी लोग, मनोवैज्ञानिक अध्ययन की प्रारंभिक विधि कौन सी है? तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन की जो प्रारंभिक विधि है वो निरीक्षण विधि। कौन सी विधि है? निरीक्षण विधि। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का उदय हुआ। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का उदय कब हुआ था? 1860 ईस्वी में या 1900 ईस्वी में, 1901 में या 1869 में या 1885 में? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जो उदय हुआ था मेरे भाई वो 1860 ईस्वी के आसपास हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा यानी ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी प्रयोग का समाधानात्मक कथन कहलाता है। किसी प्रयोग का समाधानात्मक कथन कहलाता है, परिकल्पना कहलाती है या समाधान कहलाता है या समानवीकरण या फिर उद्देश्य कहलाता है? तो किसी प्रयोग का समाधानात्मक यानी समाधानात्मक जो कथन होता है वो क्या कहलाता है? वो उद्देश्य कहलाता है। उसको क्या कहलाता है? उसका उद्देश्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किसी प्रयोग की वैज्ञानिक प्रकृति के आधार पर विशेषता नहीं की जा सकती। बताइए प्रश्न क्या है कि किसी प्रयोग की वैज्ञानिक प्रकृति के आधार पर, किसी प्रयोग की वैज्ञानिक प्रकृति के आधार पर विशेषता नहीं कही जा सकती है। अनिश्चित मतलब कि अनिश्चयतात्मकता या सत्यापन क्षमता, समानवीकरण या वस्तुनिष्ठता? तो भाई जो आपकी ये जो एक प्रकार से मतलब कि अनिश्चयात्मकता जो होती है ये जो एक प्रकार से किसी प्रयोग की जो है वैज्ञानिक प्रकृति के आधार पर विशेषता नहीं की जा सकती। इसकी किसकी? अनिश्चयतात्मकता। जो अनिश्चित या मतलब कि अनिश्चित है उसकी निश्चितता हम नहीं ला सकते। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? ए वाला। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, एक प्रयोग में मतलब कि प्राहांतरण किस प्रकार के चरों में किया जाता है? बताने का प्रयास करेंगे। एक प्रयोग में प्राहांतरण किस प्रकार के चरों में किया जाता है? ऑप्शन ए है संगत चर, ऑप्शन बी है आश्रित चर, ऑप्शन सी है परतंत्र चर, ऑप्शन डी है स्वतंत्र चर। बताइए एक प्रयोग में प्राहांतरण किस प्रकार के चरों में किया जाता है? तो किस में किया जाता है भाई? स्वतंत्र चरों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों ने 5वां चैप्टर देख लिया। आप 6वें चैप्टर की ओर हम बढ़ते हैं और एक प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। 6वां चैप्टर जो है उसका नाम क्या भाई? 6वें चैप्टर का आपके नाम है 6वें चैप्टर का नाम है समस्या, परिकल्पना एवं चर, यानी प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस एंड जो है वेरिएबल्स यानी कि चर। ओके, तो आप समस्या के बारे में, समस्या की प्रकृति यानी नेचर, आप प्रॉब्लम देखेंगे, समस्या के प्रकार को समझेंगे, उसके स्रोत को देखेंगे, उसकी प्रकृति, प्रकार, इन सभी के बारे में, जैसे कि जो चर और मतलब कि परिवर्त है इसके भी प्रकार, प्रकृति, परिभाषा वगैरह देखेंगे, ये चीज़ें लें।
सबसे पहले समस्या के बारे में बात की जाए तो किसी भी प्रयोगात्मक अध्ययन या शोध कार्य की शुरुआत एक समस्या से ही होती है और प्रयोगकर्ता को सबसे पहले उस शोध समस्या को संक्षिप्त व स्पष्ट रूप से कथन अर्थात समस्यात्मक कथन के रूप में प्रस्तुत करना होता है। और प्रयोगकर्ता के सोपानों के अंतर्गत हम समस्या को परिभाषित कर चुके हैं। और स्पष्टता समस्या एक ऐसा प्रश्नात्मक मतलब कि एक प्रकार से प्रश्नात्मक कथन होता है या वाक्य होता है जो दो या दो से अधिक चरों के बीच में क्या करता है, संबंध को यानी कि रिलेशनशिप को क्या करता है, स्पष्ट करता है। तो वही समस्या होती है। समस्या की प्रकृति की बात की जाए तो समस्या का जो नेचर होता है, समस्या के बारे में बात की तो समस्या एक प्रकार से हर क्षेत्र में समस्याएं होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। समस्या कई प्रकार की होती है। समस्या ना तो अधिक सरल हो और ना ही अधिक बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट होनी चाहिए। और ऐसी समस्याओं को अर्थहीन या व्यर्थ कहा जाएगा क्योंकि ऐसी समस्याओं को समानवीकरण करना अर्थपूर्ण नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से चीज़ जानिए। वैसे अध्ययन की समस्या ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे संबंधित कोई अध्ययन नहीं किया जा सके। तो इस प्रकार से चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। समस्या के प्रकार की बात की है तो समस्याएं कई प्रकार की होती हैं, प्रॉब्लम्स। एक तो होती हैं वैज्ञानिक समस्याएं, एक होती हैं अवैज्ञानिक समस्याएं, यानी कि एक होती है साइंटिफिक प्रॉब्लम और एक होती है नॉन साइंटिफिक प्रॉब्लम। तो जो वैज्ञानिक समस्याएं होती हैं यानी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें रासायनिक समस्या यानी कि केमिकल प्रॉब्लम्स, भौतिक समस्याएं यानी कि फिजिकल प्रॉब्लम्स, जैविक समस्या यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मनोवैज्ञानिक समस्या यानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, समाजशास्त्रीय समस्या यानी कि सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इसके अलावा भौगोलिक समस्या यानी कि जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स। ये सब समस्याओं के वैज्ञानिक समस्याएं हैं। ओके, इसके अलावा अवैज्ञानिक जो समस्या उनमें आपकी कलात्मक समस्या यानी कि जो आर्टिस्ट प्रॉब्लम्स है वो, दूसरी ये साहित्यिक समस्या यानी लिटरेरी जो प्रॉब्लम्स है वो, इसके अलावा संगीतात्मक समस्या यानी कि जो म्यूजिकल प्रॉब्लम्स है वो, इसके अलावा भाषिक समस्याएं जो कि एक प्रकार से लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो। तो ये सब समस्याओं के प्रकार हैं जो कि मैंने आपको बता दिए, निश्चित तौर पर आपकी समझ में आ गई होंगी। वैसे कुछ और भी समस्याएं हैं जैसे कि दार्शनिक समस्याएं यानी कि जो है फिलोसॉफिकल समस्याएं प्रॉब्लम्स, और एक धार्मिक समस्याएं होती हैं यानी कि रिलीजियस प्रॉब्लम्स। तो इस प्रकार से समस्याएं कई प्रकार की होती हैं। अच्छा, कुछ समस्याएं जो है कुछ विद्वानों ने जो है इसको अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से बांटा। कुछ ने समस्याओं को दो भागों में बांटा, एक समाधीय समस्याएं और एक असमाधीय, यानी कि एक ऐसी समस्याएं जो कि सॉल्वेबल हो यानी कि सॉल्व करने योग्य हो, और एक ऐसी समस्याएं जो कि सॉल्व करने ही योग्य ना हो यानी कि असमाधीय समस्या यानी नॉन सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। ओके, तो इस प्रकार से चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सब समस्याओं को लेकर के मैंने बता दिया। वैसे परिकल्पना की बात की तो परिकल्पना भी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। पहली परिकल्पना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम परिकल्पना जो होती है इसके भी 3 भाग होते हैं। धनात्मक परिकल्पना यानी पॉजिटिव हाइपोथेसिस, दूसरा होता है ऋणात्मक परिकल्पना यानी कि निगेटिव हाइपोथेसिस, और तीसरी होती है शून्य परिकल्पना यानी नल हाइपोथेसिस। जो दूसरी प्रकार की हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना होती है वो होती है सामान्य परिकल्पना, और एक होती है जटिल परिकल्पना द्वितीय टाइप में। तृतीय टाइप में आप देखेंगे सार्वभौमिक परिकल्पना और अस्तित्वात्मक परिकल्पना यानी कि एक्सेंशियल हाइपोथेसिस और यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। इसके अलावा चौथी टाइप की जो परिकल्पना है उसमें कारणात्मक परिकल्पना यानी कि जो है कैजुअल हाइपोथेसिस, दूसरी कार्यात्मक परिकल्पना यानी कि फंक्शनल हाइपोथेसिस, तीसरी सांख्यिकीय परिकल्पना यानी कि स्टैटिकल हाइपोथेसिस। इसके अलावा वर्णात्मक परिकल्पना यानी कि डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। तो ये सब परिकल्पना के प्रकार हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। ओके, आगे बढ़ते हैं और इन मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं भाई आखिरकार और चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं आपके समझ। अब प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं, देखिए प्रश्नों को मैं आपके समक्ष जो है ला रहा हूँ। प्रश्न आपके समक्ष पहला है कि समस्या के कथन की अभिव्यक्ति का स्वरूप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो समस्या के कथन की अभिव्यक्ति का स्वरूप जो होना चाहिए भाई वो प्रश्नात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रश्नात्मक होना चाहिए। समस्या के कथन की अभिव्यक्ति का स्वरूप कथनात्मक होना चाहिए यानी कि प्रश्नात्मक, प्रश्न के हिसाब से होना चाहिए ताकि आप उसके उत्तर को भी बता सकें, समस्या की पूर्ति भी कर सकें। ओके, तो समस्या के कथन की अभिव्यक्ति का स्वरूप जो होता है वो प्रश्नात्मक जो है वाक्य में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है समस्या का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि, समस्या का स्वरूप कैसा होना चाहिए जिसका नकारात्मक स्वरूप ना हो। समस्या का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि जिसका नकारात्मक स्वरूप ना हो। ऑप्शन ए दिया है, बिल्कुल ये तो आपका नहीं होना चाहिए। अगला है जिसको तुलनात्मक रूप में भी प्रकट किया जा सकता है, ये भी गलत है। जिसे निरर्थक भी सिद्ध किया जा सकता है, ये भी गलत है। अब देखिए समस्या का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि जिसकी अनुभाविक विधियों द्वारा जांच की जा सके। बिल्कुल, जांच अगर नहीं की जा सकती है तो फिर पर समस्या का स्वरूप वो नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। समस्या का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि जिसकी अनुभाविक विधियों द्वारा जांच की जा सके, तो इसी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, अवैज्ञानिक समस्या नहीं होती है। अवैज्ञानिक समस्या कौन सी नहीं? भौगोलिक समस्या, भाषिक समस्या या संगीतात्मक समस्या या फिर साहित्यिक समस्या। तो भौगोलिक समस्या, अवैज्ञानिक समस्या कौन नहीं है? तो भाई इसमें से आप देखेंगे अवैज्ञानिक समस्या, देखिए संगीतात्मक समस्या जो एक प्रकार से अवैज्ञानिक समस्या ही है। भाषिक समस्या भी अवैज्ञानिक है, साहित्यिक समस्या भी अवैज्ञानिक है। भौगोलिक जो समस्या होती है, भौगोलिक जो समस्याएं होती हैं क्या यही होती हैं? बताने का प्रयास करेंगे। भौगोलिक समस्याएं जो होती हैं क्या वही होती हैं? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से। बिल्कुल, जो भौगोलिक समस्या होती है ये वैज्ञानिक समस्या होती है, अवैज्ञानिक नहीं होती। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। मैंने इसीलिए अभी भी आपको वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक समस्याओं के बारे में विस्तार से बता दिया। अगला प्रश्न है, परिकल्पनाओं को किस आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? बताइए, परिकल्पनाओं को किस आधार पर वर्गीकृत नहीं किया सकता? ऑप्शन ए चरों की संख्याओं के आधार पर, ऑप्शन बी है कथन की प्रकृति के आधार पर, ऑप्शन सी है कथन की सार्थकता के आधार पर और ऑप्शन डी है चरों के पारस्परिक संबंध के आधार पर। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो भाई परिकल्पनाओं को हम लोग किस आधार पर वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं? तो परिकल्पनाओं की अगर बात की जाए, परिकल्पनाओं की अगर हम बात करें तो भाई इसमें जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है कथन की सार्थकता के आधार पर, ये इस पर हम वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। बाकी चरों की संख्या के आधार पर हम परिकल्पनाओं को बांट सकते हैं, कथन की प्रकृति के हिसाब से भी हम बांट सकते हैं। इसके अलावा चरों के पारस्परिक संबंध के आधार पर भी हम परिकल्पनाओं को मतलब बांट सकते हैं। तो लेकिन कथन की सार्थकता के आधार पर नहीं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। यहाँ पर पूछा गया कि नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए आपका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है जो है अनिर्देशात्मक परिकल्पना को कहते हैं। अनिर्देशात्मक परिकल्पना को क्या कहते हैं? कारणात्मक परिकल्पना या समान परिकल्पना या जटिल जटिल परिकल्पना या शून्य परिकल्पना? बताइए सभी लोग। जो है अनिर्देशात्मक परिकल्पना को क्या कहते हैं? अनिर्देशात्मक परिकल्पना को क्या कहते हैं? कारणात्मक परिकल्पना या समान परिकल्पना या शून्य परिकल्पना या जटिल परिकल्पना? तो बताइए, अनिर्देशात्मक अनिर्देशात्मक जो परिकल्पना होती है वो शून्य परिकल्पना उसी को कहते हैं। अनिर्देशात्मक परिकल्पना को शून्य परिकल्पना के नाम से आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चरों की श्रेणी में निम्न में से क्या नहीं आ सकता? चरों की श्रेणी में निम्न में से क्या नहीं आ सकता? चिंता, बुद्धि या फिर अतीन्द्रिय क्षमता या प्रकाश? बताइए, तो चरों की श्रेणी में निम्न में से क्या नहीं आ सकता? तो चरों की श्रेणी में मुख्य रूप से अगर बात किया है जो है अतीन्द्रिय क्षमता जो है यही नहीं आ सकती। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बहिरंग चर को कहते हैं। बहिरंग चर को क्या कहते हैं? असंगत चर या मात्रात्मक चर या नियंत्रित चर या फिर परिचलित चर? बताइए, तो बहिरंग चर को हम क्या कहते हैं? बहिरंग चर की अगर बात की तो बहिरंग चर को हम लोग नियंत्रित चर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चर को अनेक मात्राओं वाला गुणधर्म किसने कहा है? चर को अनेक मात्राओं वाला गुणधर्म किसने कहा? बताइए सभी लोग, चर को अनेक मात्राओं वाला गुणधर्म किसने कहा? जो है करलिंगर ने कहा या गैरट ने कहा या जो है डी एमिटो ने कहा या मैक्यूगन ने कहा? बताइए सभी लोग, चर को अनेक मात्राओं वाला गुणधर्म किसने कहा? चर को अनेक मात्राओं वाला गुणधर्म किसने कहा भाई? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? चर को अनेक मात्राओं वाला गुणधर्म किसने कहा? तो किसने कहा भाई? किसने कहा? जो है करलिंगर। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका 8 वाला क्या होगा? सॉरी, चर को अनेक मात्राओं वाला गुणधर्म किसने कहा? किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए करलिंगर। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अध्ययन में जिस चर के संबंध में पूर्व कथन किया जाता है उसे कहते हैं बहिरंग चर, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर या फिर ई टाइप स्वतंत्र चर? बताइए, तो अध्ययन में जिस चर के संबंध में पूर्व कथन किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परतंत्र चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछेगा और भी आपसे पूछ सकता है कि परिवार के सदस्यों की संख्या किस प्रकार के चर का उदाहरण देती है या उदाहरण हो सकती है? तो भाई ये किसके उदाहरण हो सकती है? असतत चर। किसके? असतत चर। परिवार के सदस्यों की संख्या असतत चर के का उदाहरण हो सकती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न है, देखिए अब अगला चैप्टर आपका कौन सा आ गया? अगला चैप्टर है आपका 7वां नंबर चैप्टर, अनुसंधान अभिकल्प या प्रयोगात्मक अभिकल्प। ये आपके 7वें चैप्टर का नाम है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अनुसंधान या शोधपरक अध्ययन, इसके मुख्य रूप से 8 जो है गुणधर्म होते हैं। तो एग्जाम से प्रश्न बन सकता है। तो 8 गुणधर्म कौन कौन से हैं? पहला गुणधर्म कौन सा है? पहला है तार्किकता। दूसरा कौन सा है? अन्वेषण।
ओके, यानी तार्किकता मतलब क्या होता है, रीजनिंग जिसको आप कहते हैं। तो तार्किकता सबसे पहली चीज़, अनुसंधान में तार्किकता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ अन्वेषण यानी कि इंक्वायरी, ओके, इंक्वायरी भी होनी चाहिए। तीसरी बात व्यवस्थित यानी कि जो है सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। इसके अलावा चौथी बात है अनुभवजन्य, अनुभवजन्य माने कि जो है इम्पेरिकल होनी चाहिए, ओके। इसके अलावा पांचवी चीज़ है विश्लेषणात्मक यानी कि जो है एनालिटिकल होनी चाहिए। इसके अलावा छठवीं चीज़ क्या है भाई, संबंध यानी कि रिलेशन भी एक प्रकार से होना चाहिए, ठीक है, अनुसंधान या शोधपरक अध्ययन के लिए। ये 8 जो है एक प्रकार से गुणधर्म बताए गए हैं। सातवीं चीज़ है कि सातवीं चीज़ कौन सी, नियंत्रात्मक यानी कि कंट्रोल्ड होनी चाहिए। इसके अलावा मानवतावादी दृष्टिकोण भी होना चाहिए। आठवां ये है आपका, यानी कि वो जो है ह्यूमनिस्टिक जो है मतलब कि एप्लीसमेंट होना चाहिए, ओके। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, सॉरी एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो है ह्यूमनिस्टिक एप्लीकेशन यानी मानवतावादी दृष्टिकोण आपका होना चाहिए अनुसंधान या विकल्प के बारे में। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों ने चीज़ों को समझा जो कि मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हुए मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा सभी लोग, ओके। अगला प्रश्न देखिएगा, अच्छा डी अमेटो जो थे उन्होंने एक प्रकार से 1970 ईस्वी में और जो है मैक्यूगन ने 1990 ईस्वी में एक प्रकार से जो प्रयोगात्मक अभिकल्प के प्रकार को बताया। तो आपसे पूछेगा प्रयोगात्मक अभिकल्प के प्रकार को किसने बताया, डी अमेटो ने बताया। कब बताया, 1970 में बताया। इसके अलावा मैक्यूगन ने बताया था 1990 में बताया था। तो प्रयोगात्मक अभिकल्प मुख्य रूप से यानी कि एक्सपेरिमेंटल जो डिजाइन है ये दो प्रकार की होती है। डी अमेटो के अनुसार 1970 में बताया था उन्होंने। पहला होता है एकल समूह अभिकल्प यानी कि सिंगल ग्रुप डिजाइन, और दूसरा होता है पृथक समूह अभिकल्प यानी कि जो है सेपरेट ग्रुप डिजाइन, ओके। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैक्यूगन जो थे उन्होंने 1990 में प्रयोगात्मक अभिकल्प के दो रूप बताए। पहला स्वतंत्र चर IB एक होने की स्थिति में, और दूसरा मतलब IB एक से अधिक होने की स्थिति में। तो जो स्वतंत्र चर है जिसमें IB एक होने की स्थिति की बात ही हो जा रही है, उसमें 4 प्रकार हैं, यानी कि एक तो 2 संयोगी समूह अभिकल्प, दूसरा मतलब कि 3 है, दूसरा 2 से अधिक संयोगी समूह अभिकल्प, और तीसरा जो है समेल समूह अभिकल्प। और जो IB एक से अधिक होने की स्थिति वाला दूसरा है मैक्यूगन के अनुसार प्रयोगात्मक अभिकल्प, उसमें कारकीय अभिकल्प का नाम यानी कि जो है फैक्टोरियल डिजाइन के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ से रिलेटेड जो प्रश्न है उसके बारे में समझ लेते थोड़ा सा, ओके। प्रश्नों के बारे में समझ लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपके समक्ष, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी जो है प्रयोगात्मक प्रश्न है, किसी प्रयोगात्मक अध्ययन या शोध कार्य का एक ब्लूप्रिंट होता है। बताइए सभी लोग, बताने का प्रयास करेंगे। किसी प्रयोगात्मक अध्ययन या शोध का मतलब शोध कार्य का एक ब्लूप्रिंट होता है। कैसा होता है भाई, बिल्कुल अभिकल्प। तो उसी को हम अभिकल्प कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट होगा। किसी प्रयोगात्मक अध्ययन या शोध कार्य का एक ब्लूप्रिंट होता है, उसे अभिकल्प कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। तो अभिकल्प वही होता है। अगला प्रश्न है प्रायोगिक अभिकल्प का मुख्य उद्देश्य यानी उद्देश्यों का संकेत करने वाला विकल्प क्या है। बताइए सभी लोग, प्रश्न आपके समक्ष है। प्रायोगिक अभिकल्प का मुख्य उद्देश्यों का संकेत करने वाला विकल्प है प्रसारण नियंत्रण करना, या समस्या प्रश्नों का उत्तर जो है उपलब्ध करना, या प्रायोगिक प्रसरण को जो है अधिकतम करना। अब नीचे आपको ऑप्शन दिया है देखिए बा और सा दा, यानी कि बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दा, यानी कि आपका पहला दूसरा तीसरा ये तीनों आपके करेक्ट हैं, ओके। ये बात ध्यान रखेंगे। यानी कि प्रसरण नियंत्रण करना, समस्या या प्रश्नों का एक प्रकार से उपलब्ध मतलब कि उनका उत्तर उपलब्ध कराना, और प्रायोगिक प्रसरण को अधिकतम करना, ये प्रयोग जो है प्रायोगिक अभिकल्प का मुख्य उद्देश्य होता है, ओके। कौन सा, ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगेगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अभिकल्प के उद्देश्यों या कसौटियों में सम्मिलित नहीं किया गया है। बताइए सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अभिकल्प के उद्देश्यों मतलब कसौटियों में सम्मिलित नहीं किया जाता। किसे नहीं सम्मिलित किया जाता भाई, किसे नहीं किया जाता है, तो भाई अध्ययन की समस्या का समाधान करना इसको किया जाता है, बिल्कुल। समान्वीकरण की क्षमता ये भी है, विश्वसनीयता को बनाए रखना, ये जो है एक प्रकार से अभिकल्प के उद्देश्यों या कसौटियों में सम्मिलित नहीं किया जाता। बहिरंग चरों की नियंत्रित करना, ये सब होते हैं, ओके। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या लगाएंगे आप, सी लगाएंगे, इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष है। अगला प्रश्न है कि जो है 8वां नंबर चैप्टर है। 8 नंबर प्रश्न क्या है भाई, 8वां चैप्टर का नाम क्या है आपके, है मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी यानी कि साइकोलॉजिकल स्टैटिक्स, ये आपका नाम है। मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी का अर्थ जानेंगे इसमें आप जब जानते हैं पढ़ते हैं। उसका उद्देश्य आपको पढ़ना है, प्रसारण वितरण पढ़ना है। इसके अलावा जो है सामान्य जो साम्यता जो एक प्रकार से सामभाव्यता जो वक्र होता है उससे क्या मतलब होता है, उसकी उपयोगिता कितनी है, वर्णात्मक सांख्यिकी क्या है, इन सभी के बारे में आपको टी परीक्षण
ये सब जानेंगे और सांख्यिकी की सार्थकता जो है उसके बारे में जानेंगे। वैसे सांख्यिकी के बारे में अगर बताएं इसके अर्थ को, तो सांख्यिकी जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा की स्टैटिक्स यानी उससे बना हुआ, स्टैटिक शब्द से बना हुआ है, और अंग्रेजी भाषा की स्टेट, लैटिन भाषा के स्टेटस से बना हुआ है तथा इटालियन भाषा की स्टेटिस्टा से बना होता है। इसका मतलब होता है इन तीनों ही शब्दों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हिंदी भाषा के राज्य शब्द से संबंध रखता है। स्टैटिक्स को प्राचीन काल के सम्राटों का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ किंग्स बोला जाता था, यानी राज्य तंत्र का विज्ञान कहा जाता था। साइंस ऑफ स्टेट ग्राफ्ट कहा जाता था। ये सब जो है एक प्रकार से एक समानार्थी शब्द हैं। तो स्टैटिक्स के बारे में कुछ अर्थ था जो कि मैंने आपको बता दिया। बाउले महोदय जो हैं वो कहते हैं सांख्यिकी की परिभाषा को देते हुए कि गणना का विज्ञान कहा जाता है सांख्यिकी को। क्या? गणना का विज्ञान है, यानी कि साइंस ऑफ काउंटिंग को ही हम क्या कहते हैं? सांख्यिकी। जबकि जो है बोंडिंगटन कहते हैं कि अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। ये किसका? अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। क्या? जो मनोविज्ञान यानी सांख्यिकी है। ओके, तो इस प्रकार से दो विद्वानों ने परिभाषा दी जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जेम्स ड्रेबर महोदय परिभाषा देते हैं, कहते हैं कि गणित की वह शाखा जो संख्यात्मक आंकड़ों का मूल्यांकन करती है उसी को हम सांख्यिकी कहते हैं, यानी कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच जो है इवेल्यूट्स न्यूमेरिकल्स डेटा इज कॉल्ड स्टैटिक्स। ये किसने कहा? ये जेम्स ड्रेबर के जो है मुखार बिंदु से कथन है। ओके, तो इस प्रकार से चीज़ें मैंने आपको बता दी, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें संख्यात्मक आंकड़ों का संकलन, व्यवस्थापन, प्रस्तुतिकरण तथा व्याख्या की जाती है। यही होती है आपकी सांख्यिकी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, कोई बात दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। सांख्यिकी के कई उद्देश्य भी होते हैं, हम चर्चा करते रहेंगे टाइम मिलेगा तो। ओके, आइए हम प्रश्नों को देखते हैं कैसे कैसे यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा में। पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि सत्य कथन या कथनों का विकल्प, मतलब कि सत्य कथनों का विकल्प कौन सा इनमें से? ऑप्शन ए दिया आपको सांख्यिकी गणना। इनमें से हम देखते हैं कौन सा इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, कौन सा करेक्ट आंसर आपका हो सकता है। ओके, तो देखिएगा भाई, पहला आपको दिया है सांख्यिकी गणना एवं अनुमानों का विज्ञान सांख्यिकी है, बिल्कुल सही है ये। सांख्यिकी में से समूह की विचलनशीलता का अध्ययन नहीं किया जाता है, तो भाई बिल्कुल नहीं किया जाता है, ये भी सही है आपका। तीसरा दिया सांख्यिकी विश्लेषण से परिणाम संदर्भ ग्रंथ ही प्राप्त होते हैं, बिल्कुल ये तीनों के तीनों सही है। किस में दिया हुआ है? बा में दिया हुआ है, ए बी सी तीनों सही, बा इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है मनोविद जो थे यानी मनोवैज्ञानिक जो बाउले हैं उन्होंने सांख्यिकी को किसका विज्ञान कहा? तो इन्होंने देखिए कथन दिया हुआ है सांख्यिकी प्रदत्तों यानी आंकड़ों को अध्ययन के लिए बोधिगम्य बनाती किसके द्वारा कहा गया है? चाहे ये प्रश्न बोले चाहे वो, किसने कहा ऐसा? किसने कहा है भाई? बताइए, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये पहला प्रश्न क्या बोल दिया मैंने? पहला प्रश्न देखिएगा, सत्य कथन और कथनों का विकल्प है, इसमें मैंने तीनों बोल दिया। क्या? देखिए, सांख्यिकी गणना एवं अनुमानों का विज्ञान है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा कथन जो आपका ये दिया हुआ है सांख्यिकी से समूह की विचलनशीलता का अध्ययन नहीं किया जा सकता, यहाँ पर लिखा है ना, किया जा सकता भैया। सांख्यिकी से समूह की विचलनशीलता का अध्ययन किया जा सकता है, यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा मिसिंग हो गया मेरे से, तो ये किया जा सकता, तो ये आपका जो है एक प्रकार से यहाँ पर नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए गलत हो गया। ओके, और सांख्यिकीय विश्लेषण से परिणाम संदर्भगत ही प्राप्त होते हैं, बिल्कुल प्राप्त होते हैं। तो पहला और तीसरा केवल करेक्ट है, तो पहला तीसरा किस में है? सा में है, तो सा इज राइट आंसर। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूसरा प्रश्न यहीं पर दिया हुआ यह देखिए, मनोविद बाउले ने सांख्यिकी को कौन सा विज्ञान का? सांख्यिकी को किसका विज्ञान का? गणना का विज्ञान का, बिल्कुल। मनोविज्ञान में जो मनोवैज्ञानिक बाउले हैं बाउले ने सांख्यिकी को किसका विज्ञान कहा है? गणना का विज्ञान का। किसका विज्ञान का? गणना का विज्ञान। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन, यहाँ पर गणना भरना पड़ेगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है। चौथा, यहाँ पर अगला प्रश्न देखिएगा, इस मतलब कि 8वें चैप्टर से कौन सा है? 8वें चैप्टर से अगला प्रश्न आपके समक्ष है। प्रश्न क्या है कि सांख्यिकी प्रदत्तों यानी आंकड़ों जो होता है उसी को प्रदत्त यानी प्रदत्त मतलब जो दिया हुआ है। ओके, सांख्यिकी प्रदत्त आंकड़ों को अध्ययन के लिए बोधिगम्य बनाती है, यानी बोधिगम्य माने हमने जानने की योग्य, बोधि माने होता है ज्ञान, यानी हमको जानने के योग्य बनाती है। क्या? जो सांख्यिकी होती है, जो हमको डाटा या आंकड़ा प्राप्त होता है किसी भी जगह से या चीज़ से,
तो उसको समझने के लिए सांख्यिकी जो होती है उनको समझाने का प्रयास करती है। ये कथन किसने कहा? तो ये कथन किसका है? ब्रूमर महोदय का। किसका है? ब्रूमर महोदय का। ऑप्शन किस में दिए हैं? ब्रूमर, सी में दिए हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है, अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है भाई। अगला प्रश्न देखिएगा सभी लोग, ये तो गणना प्रश्नोत्तर दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सामान्य वितरण यानी कि जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको किस गणितज्ञ ने प्रतिपादित किया? बताइए सभी लोग। सामान्य वितरण यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को किस गणितज्ञ ने प्रतिपादित किया था? जो है बोर्डिंगटन ने, बाउली ने, ब्रूमर ने या फिर मायर ने? बताने, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। सामान्य वितरण को किस गणितज्ञ ने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था भैया? मायर ने किया था। किसने? मायर ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, व्यवहार विज्ञान में कौन सा चर प्रासामान्य वक्र की तरह वितरण नहीं करता? नहीं करता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं करता है। ओके, तो व्यवहार विज्ञान में कौन सा चर प्रासामान्य वक्र की तरह विवरण करता? सबसे पहले तो इसको जानिए, करता कौन कौन से आपके? उपलब्धि, व्यवहार विज्ञान में उपलब्धि, इसके अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा ऊंचाई, वजन, ये सब होता है। लेकिन व्यवहार विज्ञान में अभियोग्यता चर प्रासामान्य वक्र की तरह वितरण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, किन्हीं दो मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की जांच करने के लिए सर्वाधिक किस परीक्षण का जो है उपयोग किया जाता है? बताइए। किन्हीं दो मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की जांच करने के लिए सर्वाधिक किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? टी परीक्षण का, काई परीक्षण का, जेड परीक्षण का या चिन्ह परीक्षण का? बताइए। टी परीक्षण, काई परीक्षण या फिर जेड परीक्षण? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल जो है टी परीक्षण जो होता है, किन्हीं दो मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की जांच करनी होती है, तो उसके लिए सर्वाधिक जो होता है वो टी परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया प्रश्न है और अगले चैप्टर से है। अगला चैप्टर आपका कौन सा है भाई? अगला चैप्टर है 9वां नंबर चैप्टर है, सहसंबंध यानी कोरिलेशन। अब सहसंबंध संप्रत्यय जो होता है, इसको रेखीय और आरेखीय से संबंध होते हैं इसके। और एक व्यक्ति है पियर्सन, पियर्सन की गुणनफल जो आघूर्ण विधि उसके बारे में, और स्पीयरमैन की स्थान क्रम विधि, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। सहसंबंध की बात की तो सहसंबंध का उद्देश्य दो चरों के मध्य संबंधों की मात्रा का वर्णन करना होता है, यानी कोरिलेशन इज कंसर्न्ड विथ जो है डिसकरेक्टिंग द डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल। ओके, सहसंबंध क्या होता है? किसी समूह के दो चरों या विशेषताओं के प्राप्तांकों के मध्य पाए जाने वाले संबंध को ही हम क्या कहते हैं? सहसंबंध कहते हैं, जिससे अध्ययनकर्ता दोनों की पारस्परिक निर्भरता को ज्ञात जो है करता है। ये चीजें हैं। तो सहसंबंध यानी दो चर राशियों के बीच में जो संबंध पाया जाता है, अगर वो बढ़ेगी कोई चर राशि, एक वस्तु के मान में वृद्धि होती तो दूसरे वस्तु में वृद्धि हो जाए, एक में घटोत्तरी होती तो उसमें घटोत्तरी हो जाए, तो यही सहसंबंध होता है, कोरिलेशन होता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। सहसंबंध की बात की है तो मुख्य रूप से सहसंबंध जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गुणात्मक सहसंबंध यानी क्वालिटिव जो है क्वालिटेटिव करेक्शन कोरिलेशन, और एक होता है मात्रात्मक संबंध यानी कि क्वांटिटिव कोरिलेशन। जो गुणात्मक सहसंबंध होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है रेखीय सहसंबंध और एक होता है आरेखीय यानी कि वक्रात्मक सहसंबंध। ओके, यानी लाइनर कोरिलेशन और एक होता है नॉन लाइनर। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जो आरेखीय होता है सहसंबंध यानी वक्रात्मक सहसंबंध होता है, ये तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। पहला होता है धनात्मक सहसंबंध, दूसरा होता है आपका ऋणात्मक सहसंबंध और तीसरा होता है शून्य सहसंबंध। ओके, यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये तीन प्रकार के सहसंबंध होते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। सारी बातें आपके समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न के द्वारा, इस प्रश्न में जो प्रश्न दिए गए इसके बारे में समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या हो सकते हैं। प्रश्न आपसे क्या बनेंगे? प्रश्न बनेगा आपसे पूछने में, मैं ही वैसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। प्रश्न आपसे बनेगा कि पियर्सन सहसंबंध से स्पष्ट होता है। पियर्सन सहसंबंध से क्या स्पष्ट होता है भाई? रेखीय सहसंबंध जो है ये पियर्सन सहसंबंध से स्पष्ट हो जाता है। ओके, रेखीय सहसंबंध संबंध है। आपसे पूछेगा कि सहसंबंध ज्ञात करने की पियर्सन विधि में प्रयुक्त होता है उपस्थिति, अनुपस्थिति या प्राप्तांक। बताइए क्या उपस्थित होता है? तो प्राप्तांक, यानी सहसंबंध ज्ञात करने की पियर्सन विधि में प्राप्तांक जो होता है वो प्रयुक्त होता है। ओके,
आपसे पूछेगा कि स्पीयरमैन सहसंबंध का उपयोग क्या आता है, छोटे समूह पर, बड़े समूह पर या दो से अधिक समूहों पर। तो स्पीयरमैन का जो सहसंबंध है उसका उपयोग छोटे समूह पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर आप ए ही लगा दीजिएगा। ओके, स्पीयरमैन सहसंबंध का उपयोग छोटे समूहों पर होता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा कि परासांख्यिकी सहसंबंध विधि है, परासांख्यिकी सहसंबंध विधि कौन सी है भाई, स्पीयरमैन विधि है या फिर पियर्सन विधि है या फिर दोनों विधियां हैं। तो भाई जो परासांख्यिकीय सहसंबंध विधि है वो पियर्सन विधि जो है वही होती है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद में जो 10वां चैप्टर आएगा उसका ये चैप्टर यहाँ पर प्रश्न मैंने रखा है। 9वें चैप्टर के प्रश्न को मैंने सोचा था आपको ऐसे बता दूंगा, 2-3 ही प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट बन रहे थे तो मैंने सोचा वैसे आपको समझा दूंगा। ओके, 10वां चैप्टर आपका है सहसंबंध हुआ अप्रचलित या अप्राचालिक सांख्यिकी। ये आपका जो है ये क्या है, ये 10वां चैप्टर है, यानी कि कोरिलेशन एंड नॉन जो है पैरामेट्रिक स्टैटिक्स। ओके, ये बात ध्यान रखें। इसमें आपको एक चलिए जो है प्रतिगमन विश्लेषण देखना होता है, अप्राचल परीक्षण, ये सब आपको काई वर्ग परीक्षण क्या होता है। ओके, जिसमें आप अप्राचलिक परीक्षण और जो है अप्राचलिक सांख्यिकी देखते हैं, यानी कि सार्थकता के अप्राचल परीक्षण यानी चिन्ह परीक्षण, काई वर्ग परीक्षण, कोटि परीक्षण, कोटि योग परीक्षण, यू परीक्षण या मन्य हिटनी परीक्षण, ये सब जानने का प्रयास करते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। सुगम कहते हैं सांख्यिकी सहसंबंध या वह सांख्यिकी है, सहसंबंध जो होता है, सहसंबंध के बारे में कहा कि सहसंबंध वह सांख्यिकी है जिसकी मात्रा का निर्धारण कर किन्हीं दो चरों के मूल्यों या मानों में प्रसरणशीलता के मात्रात्मक संबंध यानी कि जो है क्वांटिटिव रिलेशन ऑफ जो है वेरिएबिलिटी का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए सहसंबंध गुणांक यानी कोरिलेशन का जो है कोएफिशिएंट की गणना की जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें जो है यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेंगी, ज़्यादा जो है इसमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से जो बनने वाले प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि प्रतिगमन विश्लेषण यानी कि जो है रिगर्सन एनालिसिस को क्या कहते हैं, प्रांचलिक या प्राचलिक लाभांक जो है लब्धांक विश्लेषण। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है रेखीय प्रतिगमन या ऑप्शन सी है सांख्यिकीय प्रतिगमन, ऑप्शन डी है शून्य परिकल्पना विश्लेषण। बताइए प्रतिगमन विश्लेषण को क्या कहते हैं, प्रतिगमन विश्लेषण को क्या कहते हैं भाई, प्रतिगमन विश्लेषण को रेखीय प्रतिगमन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है रेखीय या फिर रेखीय प्रतिगमन विश्लेषण का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, रेखीय या फिर रेखीय प्रतिगमन विश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। रेखीय या फिर रेखीय प्रतिगमन विश्लेषण का प्रतिपादन करने वाले विद्वान है गाल्टन। ऑप्शन नंबर सी दिया है, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रतिगमन विश्लेषण में प्रतिगमन से तात्पर्य होता है, बताइए प्रतिगमन विश्लेषण में प्रतिगमन से क्या तात्पर्य होता है, पीछा करना, आगे की ओर बढ़ना या प्रतिक्रिया देना या पीछे की ओर हटना। बताइए तो प्रतिगमन विश्लेषण में जो प्रतिगमन है उसका मतलब होता है पीछे की ओर हटना। क्या मतलब होता है, पीछे की ओर हटना। ऑप्शन डी में दिया पीछे की ओर हटना, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सांख्यिकीय विश्लेषण में काई वर्ग यानी एक्स स्क्वायर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, लिंडर से या फिर पियर्सन ने किया था या लिजारस ने किया था, मैगलन ने किया था, किसने किया था। सांख्यिकीय विश्लेषण में काई वर्ग यानी कि एक्स स्क्वायर शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, किसने किया था, पियर्सन विधि में। ऑप्शन नंबर इसका विकल्प पियर्सन महोदय ने किया था। अगला प्रश्न है, जब दो प्रतिदर्शों के लब्धांक एक ही समष्टि के लिए किए जाते हैं तो परीक्षण का उपयोग करते हैं। बताइए जब दो प्रतिदर्शों के लब्धांक एक ही समष्टि के लिए मतलब एक ही समष्टि से लिए जाते हैं तो परीक्षण का उपयोग करते हैं। टी परीक्षण, यू परीक्षण, जेड परीक्षण या काई परीक्षण, बताने का प्रयास करेंगे तो उसी को हम यू परीक्षण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। आगे देखिए भाई, ये प्रश्न होगा कि जब दो प्रतिदर्शों के लब्धांक एक ही समष्टि से लिए जाते हैं तो परीक्षण का उपयोग हम कौन से परीक्षण का उपयोग करते हैं, तो वो परीक्षण है आपका यू परीक्षण। ओके, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आगे देखते हैं अगला चैप्टर आपका कौन सा आ गया भाई, अगला चैप्टर जो है आपका वो आ चुका है, देखिए 11वां नंबर चैप्टर है। 11वें नंबर के चैप्टर का आपके नाम क्या है भाई, 11वें चैप्टर का आपके नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक, इन सभी के अर्थ, उपयोग और उसकी गणना। ओके, यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
उसकी मीनिंग को जानेंगे, उसमें मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, और एप्लीकेशन एंड जो है कंप्यूटेशन जो होता है, यानी कि उसकी गणना कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। मध्यमान क्या होता है भाई, सबसे पहले मीन के बारे में समझें। मीन जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति के इस मान को अंकगणितीय औसत, यानी कि जो अर्थमेटिकल जो औसत आप पढ़े होंगे कभी, उसी को कहते हैं। ओके, बात ध्यान रखेंगे। मध्यमान वह प्राप्तांक होता है जो कि समस्त प्राप्तांकों के योग को प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने पर हमको प्राप्त हो जाता है। गायरट महोदय कहते हैं कि समस्त अंकों के योगफल को उस या फिर उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे गणितीय माध्य या फिर जो है मध्यमान कहते हैं। यानी कि द अर्थमेटिक मीन आर मोर सिंपल, द मीन इज द सम ऑफ द सेपरेट स्कोर ऑफ मेजर्स डिवाइड बाई दियर नंबर, यानी कि इसको यम से हम प्रदर्शित करते हैं, इसको माध्य को। ओके, माध्य को यानी मध्यमान जिसको आप कहते हैं। मध्यमान की सूत्र होता है एक कि संख्याओं का योग, यानी कि पूरी की पूरी संख्याओं का जब हम जोड़ लें, जैसे मान लेते हैं, एक मैं उदाहरण आपको दे दूं, क्या भाई बड़ी समस्या है भैया, बड़ी समस्या। चलिए, हम क्या बता रहे थे आपको, हम बता रहे थे भैया आपको कि जैसे मान लेते हैं मध्यमान, समझ लो 1 मिनट में क्या होता है। जैसे मान लेते हैं आपको कोई ये जैसे दिया 1 2 3 4 5 और 6 मान ली, 7 6 5 तक मान लो, मान लेते 5 तक हमने मान लिया, ठीक है 5। ये एक सीरीज दी गई, कहा पूछा गया कि दी गई सीरीज में मध्यमान क्या है, तो मध्यमान कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हमको मध्यमान निकालने के लिए क्या सूत्र है आपका, मध्यमान बराबर होता है, यानी कि जो ये दिया हुआ है मध्यमान बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी पूरी पूरी संख्याएं जितनी दी गई हैं आपकी श्रेणी की, उन सभी संख्याओं का योग। तो इनको हम जोड़ लेंगे, योग माने जोड़, तो सारी की सही संख्याएं जोड़ लिया हमने। 5 4 9, 9 3 कितना हो गया 12, 12 2 14, 14 1 15, पूरी की पूरी संख्याओं का योग कितना है 15, 15 हम ऊपर लिख दिया, बटे में नीचे क्या कुल संख्या, कुल संख्या कितनी 1 2 3 4 5, 5 संख्या कुल मिलाकर के हैं, बटे में मैंने 5 कर दिया, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो ये 3 कितना निकला, 3 आपका निकला मध्यमान। यहाँ का देखिए 3 जो है, इसके इधर 2 संख्या है, इसके इधर भी 2 संख्या है। 3 जो है एक प्रकार से बीच की संख्या है, 4 5 से बीच का 3 है और 1 2 के बीच का 3 है। यहाँ पर देखिए 3 निकल गया, ये तो आपको वैसे ही दिख रहा था कि 3 इसका मध्यमान होगा, लेकिन जब आप बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाएंगी आपको, तो उसमें आपको नहीं पता चलेगा क्या होगी। तो आपको पहले संख्याओं को जोड़ लेना है, पूरी की पूरी संख्याएं जो दी होती सीरीज में उसको जोड़ लेंगे, फिर जितनी संख्याएं होगी पर उन संख्याओं से उसको भाग दे देंगे, आपका मध्यमान निकल आएगा। तो यही होता है मध्यमान। ओके, क्लियर हो गई आपकी चीज़ें, क्लियर हो गई, ये चीज़ होगी मध्यमान। ओके, यहाँ पर मध्यमान का सूत्र भी होता है, ऑप्शन अगर अंग्रेजी में बताएं तो सिग्मा एक्स बटे यन। यन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ जो है प्रकार से जितने भी क्वेश्चन, जितने भी संख्याएं दी जाती हैं उनकी नंबर होता है यन। एक्स यानी होता है आपकी जो संख्याएं दी उनका जोड़, सिग्मा माने जोड़ होता है संख्याओं का एक प्रकार से योग, सिग्मा एक्स संख्याओं के पूरी की पूरी जोड़ को कहते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और अच्छा, अब आपसे और भी प्रश्न अगर पूछे, और भी प्रश्न, अगला प्रश्न क्या बनेगा आपका, अगला प्रश्न आपसे और भी पूछ सकता है, और भी प्रश्न क्या पूछ सकता है आपसे माध्यांक को लेकर के, या माध्यांक या माध्यिका। माध्यांक या माध्यिका एक ही चीज होती है जिसको आप मीडियन कहते हैं। ओके, माध्यांक के द्वारा समूह को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है कि एक भाग के सारे प्राप्तांक उस एक प्राप्तांक से छोटे होते हैं और दूसरे भाग के प्राप्तांक उस प्राप्तांक से बड़े होते हैं। मतलब कि किसी वितरण में या कोई संख्या या कोई सीरीज में मध्यांक या माध्यिका वह बिंदु या वह संख्या होती है जिसके नीचे 50% तथा शेष 50% उस बिंदु से ऊपर प्राप्त होते हैं। यानी कि मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हमने लिखा, इसमें 4 के इधर भी 3 संख्या है और 4 के इधर भी 3 संख्या है। ठीक, तो इधर जो है 4 से वो 4 की तीनों छोटी हैं और इधर जो तीनों है वो 4 से बड़ी हैं। यानी 4 जो है ऐसा मध्य बिंदु है जिसके 3 संख्या इधर है और 3 संख्या इधर है। अगर एक संख्या इधर बढ़ाएंगे तो एक संख्या हम इधर बढ़ाएंगे। ओके, बशर्ते आपको निकालना कैसे पड़ेगा, आपको यहाँ पर जो होगा मीडियन में जो आपको क्या होगा कि आपको इसे घांच 5 दी जाएगी। जैसे कि क्या दिया जाएगा, जैसे 1 3 2 5 4 मान लेते हैं, ऐसी श्रेणी देगी आपको। अब ऐसी श्रेणी में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चीज़ आपको ऐसी श्रेणी में, जब ऐसी श्रेणी आपको देगी बोलेगा कि इसका मध्यमान निकालो, तो एक काम आपको करना है, क्या करना है, इसको अवरोही या आरोही क्रम यानी घटते से बढ़ते क्रम में चाहे बढ़ते से घटते क्रम में लिख दो। सबसे पहले मैंने इसको कैसे लिख दिया, ये जैसे घटते से बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 मैंने लिख दिया। इसको लिखा कि नहीं लिखा, लिख दिया मैंने ना। अब इन सभी को जोड़ लेंगे हम, जोड़ने के बाद में जो कुछ होगा
फिर उससे भाग दे देंगे, आपका क्या निकल आएगा, आपका जो निकल आएगा वही आपकी क्या होगी, मध्यांक यानी माध्यिका हो जाएगी। समझ में आई बातें, समझ में आई बातें। अच्छा ये सॉरी, अब मैंने इसको निकाल लिया, अब इसको मैंने निकाल लिया। अब इसको कैसे निकालना, हमने आरोही क्रम में यानी कि इसको हमने घटते से बढ़ते क्रम में ये लिख दिया। अब ये श्रेणी प्राप्त हुई। अब देखिएगा इसमें जोड़िए कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। ओके, कितनी संख्याएं भाई, 5 संख्याएं आपकी हैं। ओके, कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। तो इसका सूत्र होता है मध्यांक का यानी माध्यिका का सूत्र होता है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यम और स्मॉल डी एन, इसको माध्यिका कहते हैं। यम कैपिटल एन और स्मॉल डी एन, इसको माध्यिका कहते हैं। इसका सूत्र होता है यन कैपिटल एन प्लस 1 बटे 2वां पद, यन प्लस 1 बटे 2वां पद। यन क्या है, यन जो होता है माध्यिका निकालने के लिए हमने यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 रखा था। ठीक है, इसकी माध्यिका हमको निकालना है, तो यन प्लस 1 बटे 2वां पद। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 संख्या है। 5 संख्या हमने, यन हो गया 5 आपका, प्लस में 1 बटे 2वां पद यानी कि 2 आपका वैसे आ गया। तो देखिए अब 2वां पद कैसे निकालेंगे, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 बटे 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब इसका तीसरा पद हम याद करेंगे, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पर क्या आ गया 3 आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, 3 के बाद में भी 2 संख्या है और इसके पहले भी 2 संख्या है, मतलब कि बाद में 2 संख्या है, 3 के पहले भी 2 संख्या है। तो ये एक प्रकार से निकल गया आपका क्या, ये माध्यिका निकली। लेकिन आपको मिला मिला जुला लग रहा होगा मध्यांक का, सॉरी जो है मध्यमान का, लेकिन मध्यमान औसत होता है, डायरेक्ट निकल आता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं, कुल संख्या अगर भाग दे देंगे निकल आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको श्रेणी, जैसे मान लेते हैं मैंने एक श्रेणी आपको दे दूं, जैसे मैं आप श्रेणी देता हूँ 6 8 10 12 13 14 15 16 और 18, ये मैंने संख्या दे दी। अब अगर इसको मैंने संख्या दे दी, अब इसको हमको करना क्या है, इसको हमको करना क्या, देखिए अब ये एक श्रेणी में दी गई। अगर इसको हम मतलब कि पहले यहाँ पर अभी ये श्रेणी मैंने एक सजा करके रख दी श्रेणी। सबसे पहले मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ये 16 8 6 18 12 10 13 15 14 ऐसे लिखी हो। इसको मैंने अवरोही क्रम में यानी कि सबसे पहले हमने इसको सेट से लिख लिया, चाहे बढ़ते से घटते में लिख लो, चाहे घटते से बढ़ते में लिख लो, एक सेट से लिख लो। हमने सेट से लिख दिया। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, 9 संख्या है। तो सूत्र क्या है, यन प्लस 2 सॉरी यन प्लस 1 बटे 2वां पद। यन कितना हो गया, कितना संख्या है, 9 संख्या है, प्लस में 1 जोड़ना है हमको, बटे 2 करना है यानी कि 2वां पद 2 लिखना है। ठीक, 9 1 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 बटे कितना हो गया, 2 हो गया, 2 1 नम 2, 2 पंचे 10, आपका कितना बचा 5 आया। 5 नंबर पर देखो कौन सी संख्या आ रही है, पहले नंबर पर 6 है, दूसरे नंबर पर 8 है, तीसरे नंबर पर 10 है, चौथे नंबर पर 12 है और 5वें नंबर पर 13 है। तो आप लिखेंगे कि दी गई संख्या में जो 13 संख्या है ये 5वां है, और 5वां चूंकि हमको प्राप्तांक निकला 5वां, तो इसी 5वां जो कि 13 है, प्राप्तांक हमको कितना मिला 5, जो कि कितना है 13 है। तो दी गई श्रेणी की जो 13 है ये क्या है, इसका 13 जो है इस श्रेणी की वो क्या है, माध्यिका है। ओके ओके, बात है 13 क्या है, माध्यिका। देखिए 13 से छोटी इधर संख्या, 13 से बड़ी आप देखेंगे तो इधर संख्याएं हैं, देखिए इधर और इधर। ओके, 13 के देखिए 13 की जितनी संख्याएं इधर होंगी उतनी संख्याएं इधर भी होंगी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसका अगर मध्यमान निकालना होता तो आप इस सभी को जोड़ते पहले, उसके बाद में 9 से भाग देते। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, 9 प्लस 1 बटे 2 लिख देना है आपको, उत्तर आपका उसी पद में आ जाएगा। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी माध्यिका हो गई। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपकी, तो माध्यिका समझ में आ गई ये बातें। अच्छा, अब तीसरा जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है वो तो है बहुलक। ये तीनों को समझ लिया पूरी की पूरी, आप सोचिए कि आपने ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सांख्यिकी, चूँकि सांख्यिकी बिना कोई सब्जेक्ट अधूरा ही माना जाता है, हर सब्जेक्ट में सांख्यिकी आती है, पढ़ना पड़ता है कहीं ना कहीं पे। तीसरा होता है बहुलक या फिर बहुलांक। बहुलांक को या बहुलक को मोड कहते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। बहुलक उस प्राप्तांक को कहते हैं जो कि समूह में सबसे अधिक बार आता है या समूह में सबसे अधिक प्रचलित होता है, अथवा यह कहा जाए कि किसी वितरण में जिससे प्राप्तांक की सर्वाधिक आवृत्ति होती है उसी को बहुलक या मोड कहते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं एक श्रेणी आपको लेकर के देता हूँ, एक श्रेणी मैं आपको लेकर के देता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं 2 3 6 3 5 3 8 3 4, ये एक श्रेणी मैंने दे दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस श्रेणी में बहुलक कितना है, फिर बहुलक है, इस दी गई श्रेणी में बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें बहुलक कौन सी संख्या होगी, देखिए 3 एक बार आया है, 2 बार भी आया, 3 बार भी आया और 4 बार। 3 कितनी बार आया भाई, 3 जो है आपका 4 बार आया है।
तो देखिए ये इस श्रेणी में 4 बार कौन आया है, 3 आया है, अतः दी गई श्रेणी का जो बहुलक होगा वो 3 होगा। ओके, तो ऐसी श्रेणी में जो संख्या बार बार आती है उसी को हम बहुलक कहते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखें। माध्य क्या है, माध्य में जो आपकी श्रेणी दी होती है उस श्रेणी के पूरी की पूरी संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, जितनी संख्याएं हैं यानी कितनी संख्याओं को जोड़ा आपने, उन संख्याओं की संख्या यानी कितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे देंगे, जो निकलेगा वो माध्य होगा आपका। इसके अलावा मध्यमान होगा। और उसके बाद में जो माध्यिका आपकी होती है यानी मीडियन जो होती है उसको निकालने के लिए जो श्रेणी दी होती है सबसे पहले उसको आरोही या अवरोही क्रम में यानी घटते से बढ़ते में, चाहे बढ़ते से घटते में आपको लिख रहा होता है। फिर उसके बाद में जो श्रेणी आपको प्राप्त होती है उसमें आपको जो संख्याएं दी, मतलब कितनी संख्याएं को मिलाकर के आ रही हैं उन संख्याओं को आपको गिन लेना है। जितनी संख्याएं आ रही हैं वो आपकी नंबर ऑफ जो है एक प्रकार से संख्या होगी, नंबर ऑफ। तो आप उसको क्या करेंगे, उन संख्याओं का जितना नंबर से आपका 9 आया था, मैंने अभी बताया था, तो 9 आया, फिर 7 आएगा, मतलब विषम में ही आएगा, उससे आपको 1 जोड़ना रहेगा तो सम बनेगा। उसके बाद में फिर 2 से उसको भाग दे देंगे, जो निकलेगा उसी पद में जो संख्या आएगी, उसी लाइन में जो संख्या आएगी उसी ही आपकी क्या हो जाएगी, वही आपकी माध्यिका हो जाएगी, बहुलक। यानी कि जो जिसमें ज़्यादा बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने चीज़ें बता दी, ये इंपॉर्टेंट थे। अब आइए यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं आपके उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। प्रश्न आपके समझ है, समस्त अंकों, प्रश्न आपके समक्ष है कि समस्त अंकों या प्राप्त अंकों की योग को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होने वाले भागफल को क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसी को हम मध्यमान कहते हैं, उसको हम मध्यमान कहते हैं। समस्त अंकों या प्राप्त अंकों के योगफल यानी जितनी भी अंक दिए गए उसको हम जोड़ लेते हैं और जितनी संख्याएं होती है उससे हम भाग देते हैं, जो हमको भागफल प्राप्त होता है वही मध्यमान यानी कि औसत होता है। ओके, ये बात ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज, औसत। अगला प्रश्न क्या है, माध्यिका कहते हैं, माध्यिका किसे कहते हैं, मध्यमान को, मध्यांश को, मध्यभाग को या फिर मध्यांक को। माध्यिका किसे कहते हैं भाई, माध्यिका जो होता है, माध्यिका या माध्यांक एक ही बात है, माध्यांक या माध्यिका एक ही बात है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है किसी आवृत्ति वितरण को, किसी आवृत्ति वितरण में जिस मान की सर्वाधिक पुनरावृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बहुलक कहते हैं। 3 इंपॉर्टेंट है, तीनों से एग्जाम से प्रश्न बनेंगे, मैंने आपको बता दिया। श्रेणी अगर देगा तो भी आप आसानी से बता दीजिएगा उसको। ओके, लिखित में पूछे, ऑब्जेक्टिव में पूछे, बड़े ही आसानी से आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। आगे देखते हैं हम, अगला जो चैप्टर आएगा आपका वो चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 का नाम क्या है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं भाई। 12वें चैप्टर का आपके नाम क्या है, 12वें चैप्टर का नाम है विचलनशीलता के माप, प्रसार, चतुर्थांक विचलन, मध्यमान विचलन, मानक विचलन, अर्थ उपयोग तथा गणना, ये सब इसका नाम है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इससे बनने वाले जो प्रश्न है उसको हम बताते हैं। वैसे अगर आपसे पूछेगा कि प्रसार जो होता है या परास, प्रसार या प्रास यानी रेंज जो होता है इसका सूत्र क्या होता है, तो प्रसार बराबर होता है अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, जो निकलेगा वो प्रसार होगा। प्रसार गुणांक का सूत्र पूछेगा तो क्या बताएंगे, उच्चतम अंक माइनस न्यूनतम अंक बटे उच्चतम अंक प्लस न्यूनतम अंक, भाग दे देंगे, जो निकलेगा वही प्रसार गुणांक होगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से चीज़ें ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया प्रश्न है। आपसे पूछेगा चतुर्थांक विचलन का सूत्र बताइए, तो Q बराबर क्या होता है, Q3 माइनस Q1/2। ओके, ये सब ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को समझने का प्रयास। अच्छा, मध्यमान विचलन का सूत्र क्या होता है, मध्यमान विचलन को AD से हम लोग डिनोट करते हैं, इसका सूत्र अलग अलग होता है। ओके, अलग अलग उसमें समीकरण में अलग अलग। वैसे सिग्मा x/n इसका प्रचलित सूत्र होता है, सिग्मा x/n जो है मध्यमान विचलन का सूत्र होता है, सिग्मा माने जोड़। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, मानक विचलन का सूत्र पूछेगा तो क्या बताएंगे, मानक विचलन का सूत्र अंडर रूट, मानक विचलन को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल सिग्मा से। ओके, ये बराबर होता है अंडर रूट, क्या होता है सूत्र होता है आपका मानक विचलन बराबर यानी SD, या फिर इसको स्मॉल जो है हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल सिग्मा बराबर होता है अंडर रूट, क्या, अंडर रूट सिग्मा x²/n, ये इसका सूत्र होता है। ओके, मानक विचलन का ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ से बढ़िया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न है कि किसी समूह या वितरण के प्राप्तांकों के फैलाव में अधिकतम तथा निम्नतम प्राप्तांकों के मध्य का अंतर जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो मैंने अभी भी आपको बताया था उसी को हम क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं। प्रसार का सूत्र क्या बताया था कि अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक बराबर प्रसार होता है। ओके, ये बात ध्यान। प्रसार गुणांक बताया था कि अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक बटे अधिकतम अंक प्लस न्यूनतम अंक, दोनों को जोड़ देंगे, वो भाग दे देंगे उससे घटाने के बाद, ये प्रसार बटे क्या हो जाएगा, अधिकतम अंक बटे न्यूनतम, मतलब क्या, अधिकतम अंक प्लस न्यूनतम अंक।
तो प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि किसी समूह या वितरण के प्राप्तांकों के फैलाव में अधिकतम तथा निम्नतम प्राप्तांकों के मध्य अंतर कहलाता है, तो उस अंतर को हम प्रसार कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है संपूर्ण आवृत्ति की विचलनशीलता उस वितरण का बताती है। क्या बताती है? संपूर्ण आवृत्ति की विचलनशीलता उस वितरण का बताती है। औसत विचलन, मानक विचलन, चतुर्थांक विचलन या फिर मध्यमान विचलन, बताइए सभी लोग। संपूर्ण आवृत्ति की विचलनशीलता उस वितरण का क्या बताती है? उस वितरण का मानक विचलन बताती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसारण का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ जो है वेरिएंस बताने का प्रयास, इसे किसे कहते हैं? प्रसरण का वर्गमूल किसे कहते हैं? मानक विचलन को कहते हैं, औसत विचलन को, या मध्यमान विचलन को, या चतुर्थांक विचलन को? बताइए, प्रसरण का वर्गमूल किसे कहते हैं? प्रसरण का वर्गमूल मानक विचलन को ही प्रसरण का वर्गमूल कहते हैं। तो प्रसरण का वर्गमूल किसे कहते हैं? प्रसरण का वर्गमूल मानक विचलन को कहते हैं। तो ये सब प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर आएंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर 100 से अधिक प्रश्नों को देख लिया। लगभग 1 से 1.5 घंटे क्लास आपकी हो चुकी है। 1.5 घंटे क्लास आपकी संपन्न हो चुकी है। तो लगभग 1.5 घंटे में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को जान लिया। अब हम मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ेंगे और प्रायोगिक मनोविज्ञान के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। इसके हम इसी के मतलब कि हम लिखित माड़ पेपर भी आपको देंगे जो है मनोविज्ञान का, तो परेशान मत होइएगा। उसके लिए परीक्षा जो है क्रमांक हम देखेंगे, टेस्ट नंबर जो 1 होता है, जलोटा का शाब्दिक जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण आपसे पूछा सकता है। जलोटा का उद्देश्य क्या है, उसकी जो है परीक्षण विधि हम कैसे करते हैं, तो इन सभी के बारे में हम बता देंगे आपको कैसे क्या चीज़ें करनी है। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आपका संपन्न होता है यहाँ पर मनोविज्ञान का पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। और हिंदी साहित्य का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न छपेंगे। और इसके अलावा और भी तमाम सारे सब्जेक्ट की, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, और इसके अलावा संस्कृत का, एजुकेशन एंड शिक्षा शास्त्र का, होम साइंस का, और इसी के अलावा और भी तमाम सारे का, सैन्य विज्ञान का भी जल्दी दे दूंगा। और इसके बाद में और भी तमाम सारी चीज़ें। और एक बात और जान लीजिएगा, एक जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है, को करिकुलर जो कोर्स है आपके बीए सेकंड सेमेस्टर का, जैसे आपने प्रथम सेमेस्टर में क्या था, आपके प्रथम सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन था, सेकंड सेमेस्टर में भी उसी प्रकार से आपको सभी को अनिवार्य प्रश्न पत्र देना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 प्रश्न उसमें आएंगे। उसका पेपर मैंने तैयार कर लिया है, मॉडल पेपर सेट कर लिया है। जल्द ही आपके समक्ष वो वीडियो आपके समक्ष आएगी। उसमें 100 प्रश्न से अधिक मतलब प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा। उसको लेकर के 2-3-4 वीडियो दे दूंगा आपको 100 क्वेश्चन की, उसको आप देख लीजिएगा, वहीं से प्रश्न आएगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। जल्द ही वो वीडियो आपके लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र वाली तैयार हो रही है, फिर उसके बारे में बताऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। और दुआ करता हूं, और एक प्रकार से भगवान से यही जो है एक प्रकार से मेरी जो है वो रहेगी, भगवान से क्या बोलते हैं उसको, प्रार्थना रहेगी कि आप लोगों को अच्छे अंक प्राप्त हों, आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहो, यही हमारी हमेशा से सोच रही है। ओके, तो आप लोग भी जो है एक प्रकार से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें सभी दोस्तों के पास। धन्यवाद आपसे।